बेसिक। सर जैसे 2 सब्जेक्ट अगर लिए तो और जैसे एक एक कोर्स में तो जैसे फाउंडेशन लेवल मैंने किया तो 4 सब्जेक्ट रहता है, उसमें 2 सब्जेक्ट लिया तो ये फिर 2 सब्जेक्ट फिर से बाद में करना पड़ेगा। फाउंडेशन में टोटल 8 सब्जेक्ट होता अच्छा है। 8 सब्जेक्ट में जैसे मैं 4 ही सब्जेक्ट लिया, तो हाँ, फिर 4 सब्जेक्ट के लिए फिर से मतलब फिर 1 ईयर फिर एक्सटेंड करके फिर 4 सब्जेक्ट करना पड़ेगा। 1 ईयर नहीं होता है। फाउंड आपके जो 3 सब्जेक्ट या 2 से 4 सब्जेक्ट लोगे वो 3 महीने के लिए होता है। 3 मंथ का में उसका फाइनल एग्जाम होगा, 12 वीक का कोर्स होता है। और उसके बाद फिर से आपको बीच में 20-25 दिन का गैप मिलेगा। जैसे अभी जो मई टर्म चल रहा है, तो ये मई, जून ऐसा जिससे 1 सितंबर को फाइनल। तो आप ये मान के चलो कि सितंबर पूरा खाली रहेगा, फिर अक्टूबर से नया टर्म स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसका फाइनल फिर दिसंबर में। अच्छा, हम लोग का फाउंडेशन मतलब दिसंबर में एग्जाम होगा? नहीं, आपका जो अभी टर्म में जैसे आपने 4 सब्जेक्ट लिया है, सपोज दैट अभी आपका 4 का क्वालिफायर एग्जाम हो जाएगा, तो फिर आपसे पूछा जाए कि आगे आपकी पढ़ाई मान लो क्लियर होते हैं तो 3 सब्जेक्ट से करनी है, 4 सब्जेक्ट मान लेते हैं आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया, मैथ 1, सीटी और स्टैट्स 1 लिया, तो ये 3 सब्जेक्ट का फिर वीक 5 आगे आएगा। अभी वीक 5 आएगा, वीक 6 लेके वीक 12 तक जाएगा, जो कि आप 1 सितंबर तक इन 3 सब्जेक्ट पे पूरा एग्जाम दोगे। और उसके बाद जब भी अगले वाला टर्म आएगा तो उसमें फिर से आप जो सब्जेक्ट नहीं लिए हो वो और प्लस और 1-2 सब्जेक्ट लेके फिर आप एग्जाम पर अच्छा पढ़ाई। मैक्सिमम 12 सब्जेक्ट ले सकते हैं इसमें। मैक्सिमम 12 नहीं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ले सकते 4 हैं। हाँ, फाउंडेशन में टोटल 8 सब्जेक्ट है आपका, मैथ 1, मैथ 2, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 और सीटी और पाइथन, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2। तो ये 8 सब्जेक्ट है, ये 8। मैक्सिमम इसमें इस 8 में मैं 4 ले सकता हूँ ऐसा ही। हाँ, 4 लोगे, उसमें भी देखो नियम होता है कि आप मैथ 2 नहीं ले सकते जब तक कि आपका मैथ 1 क्लियर ना हो, तो मतलब प्री रिक्विजिट होता है। इंग्लिश 2 नहीं ले सकते जब तक कि आपका इंग्लिश 1 क्लियर ना हो, पाइथन नहीं ले सकते सीटी, मतलब जो 4 पहले हैं उनको लेना होगा, उसके बाद वाले 4 बाद। अच्छा, जब पीवाईक्यू करते होंगे भैया, हाँ जो आप लोग तो मतलब पीवाईक्यू का ही टाइप से क्वेश्चन आता होगा ना एग्जाम में? हाँ हाँ। सिर्फ हाँ, वो सिर्फ पीवाईक्यू का चेंज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन ही है पीवाईक्यू। मतलब पीवाईक्यू कर लिए सब सब्जेक्ट का तो हो जाना। हाँ हाँ, पीवाईक्यू से आते हैं, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, आप पीवाईक्यू कर लिए तो हो जाएगा। ये बताओ आप इसमें बैच में हो क्या, अल्फा वाले बैच? जी जी भैया है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट, जो लाइव पे बताओगे कि इनकी ऑडियंस की आवाज आ रही है क्या लाइव में? हाँ हाँ। सिर्फ हाँ, वो पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन ही है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कर लिए सब सब्जेक्ट का तो हो जाना। हाँ हाँ, पीवाईक्यू से आते हैं। डिस्कनेक्टेड। पीवाईक्यू कर लिए तो हो जाएगा। ये बताओ आप इसमें बैच में हो क्या, बैच में हो क्या अल्फा वाले बैच? सर आवाज कम हो गया जी आपका। भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ, वो चेक कर रहा था यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, तो चलो अभिषेक आ गए और ये लोग आ गए, तो अभी मैथ 1 का रिवीजन शुरू करते हैं। और ये कौन आ गया, आशुतोष। ठीक है, तो रिवीजन में आप ये लोग बताओ कि मैथ आपका कैसा जा रहा है? सर ठीक है मैथ्स तो। मैथ ठीक है बस। कॉम्पिटिशनल थिंकिंग थोड़ा सा लग रहा है। मैथ्स बैकग्राउंड से हम तो ठीक है मैथ्स ठीक था। तो सीटी सबसे इजी है। आपका नाम क्या है, ये खोजू नेटवर्क, क्या आपका नाम क्या है? आदित्य राज मेरा नाम है, नेम रीनेम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, तो मैं तो बताऊं सीटी तो आपका जो है सबसे वो है, इजी सब्जेक्ट है। सीटी में आपका कोई ना नियम कानून है, आपका सिंपल इंग्लिश आपको पढ़ करके आप लगा सकते हो सीटी के क्वेश्चन। सबसे ज्यादा उसमें ही प्रॉब्लम आती है सर सिटी में। मैथ्स सिटी में ही प्रॉब्लम आ रहा है। है सीटी में आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है ये बताओ? वो सूडो कोड में। सर, कोड में। हाँ सर, सूडो कोड। तो सूडो कोड में अगर आप ले आओ 2-4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन होगा, या फिर आप जो मेरा एक्सप्लेनेशन है उसको आप देखो, आप पता चलेगा कि उसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें, सिंपल तो इंग्लिश है। तो लूप है होगा, व्हाइल लूप होगा, फॉर लूप होगा, आपको प्रोसीजर होगा। तो सिंपल जो जी चीजें सर। लिखी वैसे करना है आपको, स्टेप बाय, बस वो चीजें इमेजिन करना है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको फंसेगी, जो मैं भी बता दूं कहाँ दिक्कत आपको फंसेगी, वो जब वर्ड्स डेटा सेट होगा। वर्ड्स डेटा सेट में आपको होगा कि आप लेटर वाइज चल रहे हो, फिर पहले वर्ड वाइज फिर लेटर वाइज, तो उसमें 2 नेस्टेड लूप होंगे, वहां पर आपको दिक्कत होगी। तो 1-2 बार आप हाँ समझ लोगे उसको तो फिर आपके लिए वो बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। सर बोल रहे थे ये सर, आपके लेक्चर्स अपलोड नहीं है ना सर यूट्यूब पर? वो जो है। मतलब पता नहीं क्यों ओपन ही नहीं हो रहे हैं हाँ, तो वो लेक्चर आप आपका। आपको उसमें मेंबरशिप लेना होगा, ऐसे नहीं। अच्छा, मेंबरशिप। हाँ।
कुछ नहीं, क्वालिफायर वाला तो 59 रुपीज का है, वो यूट्यूब पे होगा, प्लस जी। हाँ सर ये बोल रहे थे कि PYQ जो आप ग्रुप में डाले हैं, ये तो ग्रुप में मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरे को नहीं दिख रहा वो। अच्छा, वो मैं शेयर कर देंगे अभी। आप जो है आपका फिर से उसको आज रीशेयर कर देंगे, और किसी ने और ने शेयर किए थे, हरीश ने शेयर किए थे, मैं उसको फिर से कर दूंगा। और यहाँ पे जो एग्जाम का 2 से 6 होता है ना, तो Yes. अभी जो है 30 तारीख वाला जो है लाइव टेस्ट, उसका आप तैयारी करो, लाइव टेस्ट दो बढ़िया से। और उसके बाद मैं सारे जो टेस्ट है उनको फिर से कर दूंगा, लाइव कर दूंगा, ताकि आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर पाओ। Yes. जो मेन एग्जाम होता है 4 आवर का होता है, हाँ, एक एक घंटे के लिए एक एग्जाम, तो 4 पर घंटे का। सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट में 10 क्यों चल रहे हैं? ऐसे ही रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, और आप जो इसमें स्ट्रेटजी बना के करना। मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी की, सबसे सही रहेगा पहले स्टैटिस्टिक को ट्राई करो, सबसे इजी होता है और सबसे जल्दी हो जाएगा स्टैटिस्टिक। इंग्लिश भी हो जाएगा। इंग्लिश में आपका टाइम लगता है पैराग्राफ वाले, मतलब लंबा लंबा पैराग्राफ है तो वो आपको रीड करने में, और उसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो सब आंसर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टैटिस्टिक Stats का per city. स्टैटिस्टिक करो, और स्टैटिस्टिक को आप कोशिश करो कि 40 मिनट में निपटा दो। मतलब आप 1 घंटे से ऊपर तो देना ही नहीं, 1 घंटे में तो जाना ही नहीं है, आप 40-45 मिनट मैक्सिमम रखो। और स्टैटिस्टिक के बाद इंग्लिश को पकड़ो। इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो पैराग्राफ वाले चीज होगी, उसमें आप क्वेश्चन उसके पहले पढ़ लो, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ एक बार पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर पैराग्राफ पे जाओगे आंसर ढूंढने, उससे अच्छा पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ इसके आंसर हो सकते हैं। फिर आप उसी हिसाब से पैराग्राफ पढ़ो, तो आपको क्वेश्चन दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ यहाँ ये चीज है, पूछा हुआ, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा। इंग्लिश में कुछ Okay, ट्यूशन मैच sir. होता है क्यों से? हाँ, इंग्लिश में भी आ सकता है, पीवाईक्यू पैराग्राफ रिपीट हो सकता है, या ऑडियो क्वेश्चन रहते हैं, अभी शायद कितना ऑडियो ईयर का क्वेश्चन है बंद। क्या? हाँ, कितना ईयर का PYQ लगाए? आप लगा लो जितना आपको मिल रहा है, सारा प्रैक्टिस कर डालो। जो लास्ट के 1 वीक होता है उसमें सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, दैट इज बेस्ट सजेस्टेड है। ऐसे Okay, तो कह रहे sir. हैं CAT पास कर लिए। और इसके बाद आप सिटी पे जाओ। और मैथ में कहूंगा कि आपके हिसाब से पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, वो ग्रुप में तो काफी पीवाईक्यू किसी ने शेयर किए थे, और जो नहीं होगा तो मैं भी शेयर कर दूंगा, उतना पहले सॉल्व करो, मैं फिर से उसको रीशेयर कर दूँ। और क्या मैं कह रहा था, हाँ, मैथ में अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी ना, तो आप अटकना नहीं है। ऐसा नहीं, कोई कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अटक गया, क्वेश्चन आ भी रहा होता है बट कैलकुलेशन से आपको बन नहीं रहा है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। फिर आप पहले जो आसान क्वेश्चन को ट्राई करो, कि आप टाइम एक पे ज़्यादा वेस्ट करोगे, आपके पास टाइम लिमिटेड है, फिर वापस से आकर उसको देखो। और जो आपको रफ सीट मिलेगी, मैं ये बता रहा हूँ, रफ सीट पे जो आप करोगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उस पर लिखने कहीं से भी शुरू कर देना, 2 पेज शुरू में देते हैं, फिर मांगने पर और पेज देते हैं। आप बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा काम करना। उससे होगा क्या कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आप अटक गए, और आप उसको जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, उसमें रफ किया, उसको ड्रा करके लाइन नीचे उसके लाइन ड्रा करो, फिर दूसरा बस करो। तो अगर आप क्वेश्चन पर अटक गए, दोबारा जब उस पर विजिट करते हो, तो आपका अगर साफ फेयर कैलकुलेशन किया होगा, तो आपको पता होगा कि आप कहाँ तक किए थे और आगे क्या करना है। या फिर आपने सारा चीजें कर लिया, तो आपको जब उसको रीचेक करना है, आपको पेपर को आपको रीचेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो कि आपने सारे कैलकुलेशन ठीक किए नहीं किए हैं। तो रैंडम कुछ भी लिखने पढ़ने का मतलब, रेफ को भी काम अच्छे साफ सुथरा फेयर तरीके से करना आपको। और सर दूसरा वैसे जो कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में? 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12-13 क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है, कुछ पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, वो तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन नंबर के ज्यादा क्वेश्चन कर दें, डिपेंड करता है। और मैं ये बताऊंगा कि आप जैसे पेपर मिलता है, कोशिश करना कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अगर उनसे एक पेपर ले लो, तो बीच में जो टाइम बच रहा है आपका एग्जाम शुरू होने से पहले 5-10 मिनट का अगर टाइम मिलेगा, और रफ शीट दे देते हैं, तो उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, स्टैटिस्टिक के जो फार्मूला है, जो और मैथ में जो फार्मूला है, या जो चीजें आपको वैल्यू लग रहा है कुछ, तो वो सब चीजें लिख लो, ताकि आपको जब कैलकुलेशन करते समय आपको दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना पड़े कि इसमें क्या, कौन सा फार्मूला है, कहाँ लगा। आप साफ साफ लिख लो, वेरिएंस का ये और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो सब चीजें आप लिख डालो। ओके सर। ये चीजें करो। और जब आप वो करोगे, अपना पेपर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप उसको रीचेक कर रहे हो, तो उसमें ये ध्यान देना कि जब आपको क्वेश्चन पैलेट पे वीडियो दिखाई नहीं दे रही, अभी मैं कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ राधेश श्याम, तो क्वेश्चन पैलेट पे जब आप जो हमारे टेस्ट अटेंड किए होंगे, शोएब या अभिषेक है, हाँ, यस सर, यस सर।
आपने देखा होगा कि बाजू में एक क्वेश्चन पे आंसर पहले रहता है, 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो यस वैसे सर। भी वहां पे भी होगा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, तो आप उसी पर क्लिक करके जाना। जैसे आपके पास नीचे भी क्वेश्चन के प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा। यस सर। तो एक बार जब आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, तो आप क्वेश्चन के साइड में जो लेफ्ट साइड का जो स्क्रीन होता है वहां पर ना क्लिक, जो राइट साइड में 1 2 3 4 ग्रीन बटन और वायलेट बटन ऐसे रहेंगे, उस पर क्लिक यस। करके जाना। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने कई बार 100 के 100 सही किए हैं, लेकिन मार्क्स में एक नंबर कहीं गलत हो गया। वो गलत कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जो लैब जहाँ पर आप एग्जाम दोगे, कंप्यूटर या माउस उनका कभी कभी उसमें थोड़ा सा सही काम नहीं करता है। क्लिक कहीं करोगे, क्लिक कहीं होता है। तो कुछ ऐसा माउस की प्रॉब्लम, कंप्यूटर की प्रॉब्लम होती है। आप पता चला नेक्स्ट पे क्लिक करें और ऑप्शन ए से बी हो जाएगा, और फाइनल में आपका देखोगे आपने तो सब कुछ सही करके किया था सबमिट, लेकिन वो ऑप्शन में गलत में आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो आपको दूसरे क्वेश्चन पे जंप करना है। तो राइट साइड में जो पहले जहाँ पर 1 2 3 पे लिखा उस पर क्लिक करो। तो आप स्क्रीन साइड में जहाँ पर आंसर लिखना है वहां पर कहीं क्लिक मत करो। कहीं गलती से भी आपके माउस से क्लिक हो गया तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। तो ये चीजें जो है एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हम मैथ का रिवीजन करेंगे। मैथ के रिवीजन में फिर से बता दूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस करेंगे वीक 1 से वीक 4 तक, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ताकि आपका थ्योरी पार्ट या कॉन्सेप्ट पार्ट आपका क्लियर है। आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जहां फंस रहे हो वहां एक दूसरे से पूछो या हेल्प लो किसी के कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो। इसलिए आप थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं। स्क्रीन ओके शेयर सर। करता हूँ, सर एक डाउट था। बोलो। मैं जब मॉक टेस्ट दिया था ना, तो वहाँ पे मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो वो बोला कि अब मैक्सिमम तुम क्वेश्चन जो है अटेंड कर लिए, अब आगे के नहीं दे सकते। अगर अगर देना है तो पहले के वो हटाने पड़ेंगे आंसर बोल के शायद। सर रिस्पॉन्स क्लियर करना पड़ेगा सर। ऐसा कैसा मतलब लाइक एक जो मेन एक एग्जाम होगा उसमें भी ऐसा होगा? एक मिनट एक मिनट। हाँ, फिर से बोलना, क्या बोल रहे थे? सर वहाँ पे मैं जब क्वेश्चन अटेंड कर रहा था ना इंग्लिश के और स्टैट्स के, हाँ हाँ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। और जब मैं पूरा अटेंड कर लिया और आगे के अटेंड करने जा रहा था, तो वहाँ पे वो बोला कि तुमने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं, अब नहीं कर सकते आगे के। अगर करने हैं तो पहले के हटाने होंगे बोल के। एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यस सर, मैं भी फेस कर रहा था सर। तो ये चीज हम देखेंगे, ये ऐसा नहीं वहाँ पे होता है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम जब आप दोगे, तो ऐसा नहीं कि आपके 4 सब्जेक्ट के ही रहेंगे। वहां पर आपको मैथ्स 2 का भी पेपर दिखेगा, स्टैट्स का भी पेपर दिखेगा, हो सकता है डिप्लोमा का भी कोई पेपर दिखे। आपको उस पर नहीं जाना, आपको अपना सब्जेक्ट पे ही क्लिक करना है। और उस पर आप जाते भी हो और उसका क्लिक करके सबमिट कर भी देते हो, तो वो मतलब उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, वो इनएलिजिबल है। तो एक्स्ट्रा अटेंड कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पोर्टल पे ऐसा जो हो रहा था, इसको मैं चेक करवा दूंगा क्या ओके दिक्कत है। सर। सर जो अपकमिंग है 30 तारीख को सर, उसमें उसके लिए रेक्टिफाई कर दीजिए, क्योंकि सर वो प्रॉब्लम होता है ना सर। ठीक है, जो तो क्वेश्चन आते भी ये जो अभी प्रॉब्लम हो रही थी एग्जैक्टली वही चीज अब लिख के ग्रुप में भेज दो, वो साक्षी को बोलूंगा और देख। ओके सर सर, और मैं रिटर्न में कर देता सर और एक चलो। प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लिश में जो वर्ड्स है वो अंडरलाइन नहीं थे, वो भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन के मतलब नहीं समझा। हूँ। यस सर, मतलब 2 क्वेश्चन में था। अच्छा, क्या क्वेश्चन ऐसा कुछ था, अंडरलाइन वर्ड्स करके था? इसमें था जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, या लाइक कोई भी वर्ड है अंडरलाइन वर्ड है बट उसमें अंडरलाइन है ही नहीं, तो इस वर्ड के अच्छा, रिस्पेक्ट में हम आंसर देंगे। ओके इसमें ओके। कंफ्यूजन हो रही थी। अंडरलाइन या कुछ बोल्ड वगैरह कुछ नहीं था? नहीं कुछ नहीं था सर, मतलब ठीक है प्लेन ठीक सेंटेंस है, था। ये आप बताओगे तभी तो हम रेक्टिफाई करेंगे। अभी आप बता रहे हो तो आप बता दो, ग्रुप में लिख के बता दो। स्क्रीनशॉट लेके रखा है सर मैंने, हाँ तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। चलो ओके, चलो शुरू करो। स्क्रीन शेयर हुआ ना? हो रहा है स्क्रीन शेयर? यस सर। तो ये मैथ की बुक है। ओके, वीक 1 में हमें कुछ सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है। आप बताना आपको कहाँ पर कुछ दिक्कत है सेट थ्योरी में। मैं थोड़ी देर स्किप कर रहा हूँ ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। नेचुरल नंबर कंफर्म है, 0 से स्टार्ट होगा।
अगर कहीं स्पेशली लिखा है 1 से तो 1 से ही होगा, अदरवाइज 0 से 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होते हैं। इंटीगर में आपके नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर आप भाग देने पर जो आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर एज रिमाइंडर ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, और यहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीगर होने चाहिए। ओके। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होता है ये आप पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड वैसे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं, बट इसमें भी इंक्लूड कर लिया। स्टार्ट मैथमेटिक्स है तो रियल नंबर में आपके आते हैं सारे नंबर आ जाएंगे आपको, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर आ जाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जहाँ पर पी वाई क्यू के रूप में आपको नहीं लिख सकते हो, जहाँ पर पी वाई क्यू इंटीगर है, आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो। रेशनल मतलब पी वाई क्यू में लिख सकते हो, इरेशनल का मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल में कैसे नंबर आते हैं? रूट वाले, √2, √3, इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर है। पाई, जिसको आप पी बाई क्यू में लिखते हो। पाई को क्यों? क्योंकि पाई आप 22/7 होता है, जिसको कि आपका दशमलव में जो होता है वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो इसको आप पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। अगर 22/7 है ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है ये होती है, इसको हमने लगभग, ये इसकी वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो 3.1314 इस जो पाई की वैल्यू होती है, इसको आप रेशनल पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट वैल्यू। ओके। ऑल द रैशनल नंबर इंक्लूडिंग द इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सबका जो कंप्लीट सेट होता है वो रियल नंबर होता है। सेट थ्योरी में क्या चीजें आती हैं? सेट में आपका जो होता है ये जैसे सेट है, सेट और सबसेट। सबसेट का मतलब उसका छोटा पार्ट, उसके उसके सारे एलिमेंट सेट में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीगर का। इंटीगर जो सबसेट है वो है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो है वो ये रियल नंबर का है। यहाँ पर आप ध्यान दो, सबसेट के नीचे इक्वल टू साइन लगा है, इसका मतलब कि ये इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। और प्रॉपर सबसेट का मतलब कोई इक्वल नहीं होता है, ये जो साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। सर मेरा एक डाउट है, बोलो। थोड़ा आप ऊपर स्क्रॉल कीजिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है। नो सर, ऊपर ऊपर, हाँ सबसेट में। हाँ ये वाला। अभी थोड़ा ऊपर, हाँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो बोल रहा है कि ये सबसेट है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल, ये तो प्रॉपर सबसेट हुआ ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे 0। एक्स में ये है एंड वाई में है, हियर एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। हाँ तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब इसको अगर सबसेट को ऐसे लिख दिया तो ये कोई गलत साइन नहीं है, मतलब दोनों में ये सर चलेगा। लेकिन हाँ बोलो बोलो। ये लेकिन देखो, जो हाँ बोलो बोलो। जो जो सबसेट है, सबसेट का तो डेफिनेशन ये है ना कि दोनों में बराबर होना, और जो प्रॉपर सबसेट है उसका मतलब ये है कि एक में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रहना। हाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना, या छोटा मतलब ये होना। तो अगर ऐसा भी लिखा है तो ये कोई गलत नहीं है, मतलब ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। बट अगर कहीं प्रॉपरली पूछ रहा है कि ये एक्स इज सबसेट ऑफ वाई या एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, तब आप इसको, अगर दोनों में से एक है तो ये चूज करोगे, अदरवाइज ये भी सही है और ये भी। ओके सर। तो सबसेट, इसको भी सबसेट ही पढ़ते हैं। उसको पढ़ने टाइम हम ऐसा नहीं प्रोनाउंस करते कि प्रॉपर सबसेट है, सबसेट, तो सबसेट ही पढ़ते हैं उसको भी। बट उसका मीनिंग और इसके मीनिंग में क्या बेसिकली अंतर है वो आपको बताया गया, और वो तब मायने रखता है जब प्रॉपर वैसी बात की जा रही है, नहीं तो हम कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही बात करते हैं, सबसेट है तो ये सबसेट। ओके सर। फिर सेट कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म, मतलब कि और जो सेट है उसको हम वर्ड्स में लिख देते हैं। जैसे जो भी हमारा सेट है उसको पूरा प्रॉपर डिफाइन करके नहीं, वर्ड्स में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है स्क्वायर ऑफ द इवन इंटीजर्स एक्स स्क्वायर सच दैट। सच दैट के लिए हम 2 डॉट भी लगाते हैं और सीधी लाइन भी खींच देते हैं। सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जब हम सेट बनाएंगे तो हम एक्स का स्क्वायर का सेट बनाएंगे, और x जो होगा हमारा इंटीगर होगा, और x मॉड 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब 2 से डिवाइड करने पर x में 0 आए।
तो क्या होंगे वो आएगा आपका दो से डिवाइड करने पर एक्स में और जीरो आए तो वो एक्स की वैल्यू आएंगे कि रिमाइंडर जीरो यानी कि 2 4 6 8 या फिर -2 -4 -6 तो 2 और -2 दोनों का स्क्वायर सेम होगा, इसलिए जो स्क्वायर का सेट बनाएंगे उसमें आएगा 4 16 और 36 और 84 और 64 लाइक ऐसे आए नंबर। तो इसी को अगर हम वर्ड्स फॉर्म में लिख दें तो इसको सेट कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म बोलते हैं। तो कभी कभी सेट आपको इस तरह से फुल डिफाइंड मिलेगा और कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में मिलेगा, तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से वैल्यूज आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस करके दिखाते हैं, ये दो सेट के बीच में होता है और आगे जब आप पढ़ेंगे मैथ्स 1 मैथ्स 2 तो और भी इसका यूज आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसमें होता क्या है कि इसे एक्स क्रॉस वाई है, मतलब एक्स के सारे एलिमेंट का वाई के सारे एलिमेंट के साथ सेट बनाएंगे। जैसे ए बी है और 1 2 3 है, तो ए का लिया हमने और इसका एक एलिमेंट लिया 1, A1 हो गया, ए लिया और 2 लिया तो A2 हो गया, ए लिया और 3 लिया A3 हो गया, बी लिया 1 लिया तो B1 B2 B3। तो इस तरह से इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, जिसमें इसके हर सेट के साथ एक अलग अलग सेट होगा और उन सबका जो सेट होगा वो टपल्स बोलते हैं, इसको टपल्स होगा, और जो इसका पूरा सेट होगा इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर आता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी का मतलब दो होता है, दो सेट के बीच में रिलेशन होता है और रिलेशन कई टाइप का होता है, आइए हम देखते हैं। तो ये जो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था इसी को हम रिलेशन भी बोलते हैं। इसमें रिलेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग डेफिनेशन होता है, आइए देखते हैं। तो जैसे दो सेट है ए बी और 1 2 3 यहाँ पे है, तो इसमें है एक रिलेशन हो गया जिसमें A1 है, B2 है और B3 है, बस दूसरा में A2 B3 है। दो तीन कई तरह के रिलेशन होते हैं, आइए इनको समझते हैं। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और इसी के मिलता जुलता एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको समझिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है दो सेट के बीच में होगा, जैसे यहाँ पर सेट है 1 2 3 4 और खुद का मतलब यहाँ पर S इंटू एस करके रिलेशन S क्रॉस S करके जो रिलेशन बनाया है। तो पहला रिलेशन इसमें 1 1 2 2 3 3 और 4 4 है। तो ऐसा सेट है जिसमें उसके एलिमेंट का और उसी के हर एलिमेंट के 1 का साथ 1 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ 3 के 3 के साथ 4 का 4 के साथ अगर रिलेशन है और सभी नंबर्स इसमें अवेलेबल है, जैसे 1 2 3 4 सभी हो गया, तो ये जो होता है ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन भी इसको बोलेंगे और रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे। आप कंफ्यूज मत होना। बेसिक डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिटी में डिफरेंस ये है कि सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है, रहेगा ही रहेगा, मतलब इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही वाली बात है जो अभी हम कर रहे थे, प्रॉपर सबसेट और सबसेट वाली बात। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है और ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर कहीं पर आइडेंटिटी का ऑप्शन है तो आप बेटर ऑप्शन इसको आइडेंटिटी रिलेशन चूज करोगे और ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव में ये भी आएगा और ये भी आएगा, मतलब इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और आइडेंटिटी में सिर्फ इतना रहेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो फिर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ये बिल्कुल सिंपल है। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, तो डबल चीजें सेट में होती नहीं है, तो सेम चीजें। तो ये 2 2 इसलिए एक ही बार है, क्योंकि कंप्लीट सेट है, तो इसलिए 1 2 2 1 3 4 4 3 ये हमारा सिमेट्रिक है। 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 4 3 है तो 3 4 भी, ये भी सिमेट्रिक है। 2 1 है तो 1 2 है, 3 4 है तो यहाँ पर 4 3 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सही टिक कर पाओगे। अब आता है देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको ध्यान से समझिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि अगर A टू B है और B टू C है, अगर है A टू B है और उसके बाद B टू C है, मतलब जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से कोई शुरू हो रहा है, देन आपका A टू C होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। की कंडीशन ये है कि अगर A टू B है
और बी टू सी है, देन ए टू सी मस्ट है। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर ये एक सेट है ए टू बी, फिर है ए टू सी, फिर है ए टू डी, अब पूछे क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें कोई भी जो खत्म हो रहा है उससे कोई दूसरा शुरू नहीं हो रहा है। ए से बी पर खत्म हो रहा है तो बी से कोई शुरू नहीं हो रहा है। अगर बी से शुरू होकर सी होता देन हम ए और सी भी खोजते, जो कि ऑलरेडी है इसमें। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन यही है कि अगर ए टू बी है और बी टू सी भी है, देन ए टू सी होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात। जैसे हम एग्जांपल इसके देखते हैं क्या क्या है। 1 2 है, 2 3 है, देन 1 3 होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव है। अच्छा दूसरा सर देख ले। हाँ रुको रुको एक मिनट, इसको हम कंप्लीट कर लें। 2 3 है तो 3 1 कोई है नहीं, 1 3 है तो भी नहीं है, 1 2 ये है। अब यहाँ पर 1 4 है तो कुछ और है ही नहीं, तो ये भी ट्रांजिटिव है। 1 3 है, 1 4 है, ये भी ट्रांजिटिव है क्योंकि कुछ है नहीं। 2 4 है तो 4 से कोई है, 4 1 है, 2 4 है, 4 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है। अच्छा जी, अब ये देखो 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 होना चाहिए, ये भी है। अच्छा 1 4 है तो 4 1 है तो 1 1 भी है, ये भी है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 है और 2 4 है तो 1 4 भी है, सब चीज़ें हैं, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। और 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 3 है तो कुछ है नहीं, और 1 2 है और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 नहीं है। ये क्या है बोलना है कि वेन डायग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है, यूनियन इंटरसेक्शन देख के पहचान नहीं पाते। और खुशी बोल रही है। हाँ तो ये जो है हम क्या बोले थे, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, और 1 2 है, 2 3 तो 1 3 नहीं है, तो ये हमारा 1 3 नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ अब बताओ शोएब क्या बोल रहे सर अगर ए बी है और सी बी है थे। ए बी है और सी बी है, हाँ। तो ए सी बी होना क्या ट्रांजिटिव के लिए? कैसे आप समझ रहे हो, कहाँ आपका दिमाग काम कर रहा है? देखो ए बी है और बी से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, तो कैसे हम अच्छा नहीं, जब एक जब एक्टिविटी क्वेश्चन आया था, जब उसीलिए यहाँ मैं पे कंफ्यूज हूँ। हाँ, जब यहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से कोई शुरू होने वाला होगा तब हम ए सी से ढूंढेंगे ना। अब ये सी बी है तो दूसरा कोई बी सी है, इसमें है नहीं, बी से शुरू होने वाला कोई है नहीं, तो फिर हम कोई और नहीं ढूंढेंगे, फिर ये ट्रांजिटिव है। ओके सर। वेन डायग्राम का देखते हैं, अभी आएगा, हो सकता है। फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने ट्रांजिटिव देख लिया और ये देख लिया, तो इक्विवेलेंस में आता है कि जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी होगी वो इक्विवेलेंस होगी। अच्छा वेन डायग्राम खत्म हो गया, फंक्शन हो गया, अभी आएगा वेन डायग्राम, नहीं आएगा। तो वेन डायग्राम का क्या प्रॉब्लम होती है सर? वेन डायग्राम में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन देख के पहचान नहीं पाते। यूनियन इंटरसेक्शन में क्या दिक्कत है? यूनियन में आपका कंप्लीट आ जाता है। जैसे यूनियन का मतलब क्या हुआ, ये ए है, ये बी है, तो यूनियन का मतलब कि ए और बी के सारे एलिमेंट को एक बार ले लिया। इंटरसेक्शन में क्या आएगा कि दोनों में कॉमन है वो आता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो टाइगर वाला, बंगाल रॉयल टाइगर और व्हाइट टाइगर वाला, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर वो क्वेश्चन अभी है आपके पास कहीं तो वो बताओ, मैं भी उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। वेट सर, रहा तो भेजता हूँ मैं। भेजने के उतने आप डाटा बता दो क्या है क्वेश्चन। आई थिंक 6 बंगाल व्हाइट टाइगर थे। बंगाल व्हाइट टाइगर 6 देख के बताओ, आई थिंक नहीं, सही से। सर मैं बताता हूँ एक मिनट। 8 बंगाल व्हाइट रॉयल टाइगर थे, बंगाल रॉयल टाइगर 8 थे। और सबके पास जो है क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। हाँ एक कोई बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर। और जिसमें से जो है 5 मेल है। मेल 5 है टोटल में से, ओके। और 10 जो है या तो बंगाल रॉयल टाइगर है या तो मेल है। ओके अब यहाँ समझने वाली बात है, 10 या तो बंगाल रॉयल टाइगर है या मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर या वाला आएगा या और आएगा, इसका मतलब यूनियन होता है, और एंड आएगा इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये आप समझना, इससे पकड़ने, अगर आर लिखा है तो यूनियन है, एंड मतलब इंटरसेक्शन।
तो यहाँ बोला है कि 10 या तो बंगाल रॉयल टाइगर है या मेल है, तो इसका मतलब बंगाल रॉयल टाइगर और मेल का जो यूनियन है वो 10 है। ये दोनों मिला करके इसमें जो 10 हो रहे हैं। और मेल क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल व्हाइट टाइगर। ओके, बंगाल व्हाइट टाइगर का फीमेल बंगाल व्हाइट टाइगर ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें जो भी ऐसे डेटा वाले क्वेश्चन रहेंगे यही नहीं रहता, एक और बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसमें 2-3 क्रिकेट का या ऐसे वैसे डाटा रहता है, तो उसका आपको फॉर्मूला याद कर लो। हमने तो याद किया था बट अभी मैं याद नहीं रखता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उसमें क्या होता है। अगर मान लेते हैं 3 सेट की बात हो रही है, ए बी और सी ऐसे कुछ होगा, जो 3 प्ले होंगे या 3 क्रिकेट होगा या 3 टीम होगी, कुछ इस तरह से होगा डेटा, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसमें ए और बी और सी का यूनियन होगा, इसमें है तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन है, और ये एक पार्ट होता है बीच में जो तीनों में कॉमन होता है, और एक जो यूनिवर्सल सेट होगा जो इन तीनों से बाहर होगा। तो इस तरह के बेस्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। तो इनका क्या होता है सेट, आपको मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो और सिंपल भी आप लॉजिकल लगा सके आप बना सकते हो फॉर्मूला कि नंबर ऑफ आपको निकालना है, सॉरी नंबर एन लिख, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, आप तीनों का टोटल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। आप अलग अलग जोड़ लिया, अब अलग अलग जोड़ोगे तो उनके जो इंटरसेक्शन पार्ट हैं वो कई बार जुड़ गए हैं, तो उसमें सबको माइनस करो। तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, सबका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। तो आपने एक एक दो बार सब जुड़ा था, एक एक बार माइनस कर दिया, लेकिन अब इसमें ये वाला पार्ट गायब हो गया, ये 3 बार माइनस हो गया। इसको एक बार ऐड कर दो बीच वाला, यानी कि आप नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको ऐड कर दो। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है और आपके वैल्यूज दिए होंगे क्वेश्चन में, आप इस पर रख के अगर आप सबको आइडेंटिफाई कर लोगे तो वैल्यू निकाल लोगे। अब हो सकता है कि कुछ ऐसा वैल्यू हो जो इन तीनों से बाहर हो, तो आपका पूरा जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें मान लेते हैं ये एक्स है, तो इस एक्स को जोड़ दोगे देन आपका पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाए। पूरा जो नंबर है ए प्लस एक्स इधर भी होगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट ये हो गया, तो इसका मतलब इतना प्लस एक्स जोड़ोगे तो आ जाए। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वैल्यू रख के निकाल से। कोई क्वेश्चन होगा तो भेजना, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। करता हूँ तो इसमें कह रहा है कि बंगाल व्हाइट टाइगर 6 है, मतलब कि इस 6 में से कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। फिर बंगाल रॉयल टाइगर कह रहा है 8 है, इसमें से भी मेल होंगे या फीमेल होंगे। अब कह रहा है टोटल मेल जो है 5 है, मतलब दोनों को मिला करके मेल 5 है। तो दोनों कितने हो गए? 8 6 14 हो गए, 5 मेल हो गए, यानी कि 9 तो टोटल फीमेल है। ये आपको क्लियर हो गया। आप डेटा से डेटा निकालो। फिर कह रहा है कि 10 जो है वो बंगाल रॉयल टाइगर हैं या मेल है। तो अब देखो बंगाल रॉयल टाइगर के अलग नंबर होंगे। अब ये तो जान लो कि ये जो बंगाल व्हाइट टाइगर और बंगाल रॉयल टाइगर, इनका अगर आप वेन डायग्राम पे बनाओगे तो ये दोनों बिल्कुल अलग सेट हैं, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा। अगर ये बंगाल रॉयल टाइगर है या बंगाल व्हाइट टाइगर अलग होंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मल वेन डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना इंटरसेक्शन दोनों का, इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई टाइगर जो बंगाल रॉयल भी हो और बंगाल व्हाइट भी हो, इनका जो सर्किल होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। तो ये आप समझ गए। तो अब बंगाल रॉयल टाइगर है टोटल 8 और मेल तो मिला करके 10 हैं। तो ये 10 में क्या होगा? बंगाल रॉयल टाइगर हो गया और मेल हो गया। मेल कौन से मेल? मतलब कि बंगाल रॉयल टाइगर फुल एंड मेल जो होंगे व्हाइट टाइगर वाले मेल। तो बंगाल रॉयल टाइगर 8 है, तो बचे हुए मेल कितने हो गए? 10 माइनस 8 आपके 2 हो गए, मतलब 2 मेल वो हैं जो व्हाइट टाइगर में है। ये बंगाल रॉयल टाइगर यूनियन मेल है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा? अगर ऐसा नंबर है, दोनों सेट अलग अलग है, तो मतलब यूनियन का मतलब इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो तब होगा यूनियन। अगर दोनों में कुछ कॉमन होता है
तो हम दोनों को जोड़ते हैं, फिर कॉमन वाले को एक बार घटाते हैं, तब जाकर के यूनियन आता है, मतलब उनका एग्जैक्ट टोटल नंबर। अभी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं तो यूनियन निकालना है, तो ये जोड़ दो और ये जोड़ दो। तो बंगाल रॉयल टाइगर और मेल का यूनियन, बंगाल रॉयल टाइगर 8 है और ये मान लेते हैं एक्स है, तो इसका यूनियन 10 हो रहा है, तो एक्स क्या होगा 10 माइनस 8 यानी 2, यानी कि 2 क्या है वो मेल है जो कि व्हाइट टाइगर वाले। तो व्हाइट टाइगर वाले मेल 2 हो गए, तो व्हाइट टाइगर वाले फीमेल कितने हो गए? तो व्हाइट टाइगर के फीमेल हो जाएंगे 8 6 में से 2 गया 4, तो व्हाइट टाइगर के फीमेल 4 हो गए, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर? यस सर। सर एक डाउट था। बोलो। मैं जो मॉक टेस्ट दिया था ना, उसमें जो डेटा दिया था वाइन डायग्राम में वो परसेंटेज में दिया था, तो ओके, वैसे को कैसे हैंडल करना है? परसेंटेज दिया तो आप पूरा मतलब सबको 100% मान लो और परसेंटेज वाइज बना लो वेन डायग्राम, जैसे ये 40 है ये 60 है, तो आप परसेंटेज में डील करो सिर्फ, और टोटल आपका तो 100। लास्ट में उसको, जो लास्ट वैल्यू आती है उसको भी कन्वर्ट कर देना टोटल में से। नहीं, आंसर अगर परसेंटेज में पूछा है या कैसे है, क्या पूछा? डेटा जो है परसेंटेज में दिया, और जो लास्ट आंसर पूछ रहा वो परसेंटेज में नहीं, न्यूमेरिकल पूछ रहा वो। न्यूमेरिकल पूछा, तो आपका अब सॉल्व करोगे परसेंटेज में मान लेते हैं आपका 35% आ गया, फिर आपको कोई वैल्यू दी होगी टोटल नंबर इतना है, तो उसका 35% निकाल लो, उसका 35 जी। निकाल के नंबर निकालो। हाँ, चलेगा वो, परसेंटेज में कैलकुलेशन कर लो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो, या तो सबको अलग अलग कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो, बात वही आएगी, दोनों एक ही चीज, अंतर नहीं है। ओके सर। ओके, तो अब फंक्शन चल रहा था, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन का मतलब ये समझ लो कि कोई मशीन है, यहाँ पे हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ हमें आउटपुट आता है, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं कि एक चीज हमने उसमें इनपुट दिया और वहां से हमें कुछ आउटपुट मिला, तो ऐसी चीज को हम फंक्शन बोलते हैं। तो लेकिन फंक्शन में कंडीशन यही होनी चाहिए कि जब हम एक बार कोई इनपुट दे रहे हैं उसके लिए एक फिक्स आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक बार 1 दे रहे हैं तो आउटपुट ए आ रहा है, दूसरी बार 1 दे रहे हैं तो आउटपुट बी आ रहा है, फिर वो एक उसका कोई मतलब नहीं हुआ कि हम इनपुट एक दे रहे हैं और आउटपुट अगर दो अलग अलग आए तो फिर हम उसको फंक्शन नहीं करते, फिर वो मतलब कंफ्यूजन हो गया। आउटपुट हमेशा यूनिक होना चाहिए, समझ गए? तो फंक्शन का बेसिक डिफिनेशन यही है कि आप जो भी इनपुट दो उसका एक फिक्स आउटपुट आना चाहिए हर बार। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन है क्योंकि इसमें जो भी इनपुट जा रहा है उसका एक आउटपुट से लिंक है। यहाँ पर फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 जो है लिंक है, एक बार डी से और एक बार ए से, यानी कि 3 अगर इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट कभी ए आ रहा है कभी डी आ रहा है, फिर ये फंक्शन नहीं। क्लियर? ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव, इसका यूज बहुत है, इसको समझ लो अच्छे से क्या चीज होता है। इसी में नहीं, आगे भी मैथ्स 2 आप पढ़ोगे उसमें भी यूज होगा और उसके आगे भी यूज होगा। इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, इसके और भी नाम है। इंजेक्टिव को आप 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव को आप ऑन टू फंक्शन बोल नहीं, 1 to 1 और मेनी टू 1, इसको मेनी टू 1 बोलते हैं, और इसको इनटू भी बोलते हैं और इसको ऑन टू भी बोलते हैं, 2-3 नाम। तो एग्जाम में अलग नाम से पूछ देगा तो वो घबराना नहीं है, आपको सारे नाम पता होना चाहिए। इंजेक्टिव फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन या इनटू फंक्शन बोलते हैं, इनटू। सरजेक्टिव को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं या मेनी टू 1 फंक्शन भी बोलते हैं। मेनी टू 1 को अगर हम यहाँ पर लिखें, मेनी टू 1 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों हो गया, तो दोनों क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लेते हैं। 1 to 1 फंक्शन और मेनी टू 1 फंक्शन, तो देखो यह है आपका 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। उसमें क्या होगा कि x के सारे एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट से लिंक होंगे। y साइड कुछ छूटा रहे कोई मतलब नहीं, x साइड कुछ नहीं छूटना चाहिए। If each element in set X is mapped to a distinct element in set Y, then the function is called an injective function or 1 to 1 function। मतलब x का सारा एलिमेंट, x साइड कुछ ब्लैंक छूटना नहीं चाहिए, x के सारे एलिमेंट y के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मैप हो, यानी कि y अलग अलग है, वो कोई भी मिक्स वाला ना हो, ये 1 to 1 होता है।
और ऑनटू फंक्शन या दूसरा सर्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें y का एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से मैप हो, y साइड कुछ छूटना नहीं चाहिए, x साइड छूटा है कोई दिक्कत नहीं। देखो, इफ द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड द सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसी को अलग लैंग्वेज में कह दिया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब आपको रेंज और डोमेन और कोडोमेन ये समझना है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू डोमेन हो गया। फिर दूसरा चीज आता है रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है y की वैल्यू जो कि कहां से लेके कहां तक हो सकती है, और कोडोमेन होता है एक्चुअल y की वैल्यू जो है। जैसे आपको कह दिया कि आपका रेंज और कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन y की जो वैल्यू आ रही, फंक्शन है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x और y को बोल दिया इंटीगर है। तो इंटीगर में आपकी क्या वैल्यू आती है? इंटीगर में आपको बोल दिया कि x एंड y बिलोंग्स टू इंटीगर, तो इंटीगर में आपको वैल्यू आती है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, सारी वैल्यूज आती हैं। तो आपका x का डोमेन क्या हो गया? डोमेन आपका हो गया इंटीगर, x में सारे नंबर आएंगे। y का रेंज क्या हो गया? y का रेंज हो गया इंटीगर, क्योंकि सारे नंबर आएंगे। लेकिन कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन का मतलब कि एक्चुअल y की वैल्यू। तो एक्चुअल y की वैल्यू क्या आएगी? अगर आप -1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2 के लिए भी 4 आएगी, और -2 के लिए भी 4 आएगी। तो एक्चुअल जो y की वैल्यू आएगी वो आपका नेचुरल नंबर आएगी। कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर, यानी कि 0, नेचुरल 2 स्क्वायर आएगा, 1 2 तो नहीं आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा आपका, 4 के बाद आपका आएगा 9 आएगा, और फिर 16 आएगा। तो ये आएंगे आपको पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। तो कोडोमेन आपका ये हो गया 0 4 9 16, ये हो गया जो एक्चुअल वैल्यू आएगी। लेकिन रेंज आपका हो गया नेचुरल नंबर, कह लो, ये भी रेंज में आ जाएगा, और इंटीगर ये भी रेंज, जो आपका जैसा डिफिनेशन होगा वो। तो रेंज होता है कि जो हम एक रेंज देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी। कोडोमेन होता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या हो। क्लियर? रेंज, डोमेन और ये सब क्लियर हुआ? इनटू ऑनटू फंक्शन, कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर डोमेन में कोई एलिमेंट है जो कोडोमेन के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, ठीक है, हाँ। तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाता ना? आपने कहा कि डोमेन मतलब एक्स साइड कोई एलिमेंट है जिसका वाई साइड कोई मैपिंग नहीं है, तो फंक्शन हाँ। नहीं होगा। फंक्शन के हाँ। डिफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया? फंक्शन की डिफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक्स की हर इनपुट के लिए वाई की एक फिक्स आउटपुट आना चाहिए, मतलब वैल्यू आनी जी। चाहिए। तो ये हो गया फंक्शन की डिफिनेशन। तो ये चीज है तो फंक्शन है, नहीं है तो फंक्शन नहीं है। अब आप कह रहे हो कि एक्स साइड कोई ऐसा वैल्यू है जिसका वाई के साथ मैपिंग ही नहीं, जी। मतलब कि हम, आप ये कह रहे हो कि फंक्शन में हम एक्स की कोई वैल्यू डाल रहे हैं और वाई साइड कुछ आ ही नहीं रहा है। तो फंक्शन नहीं कहलाता वो। नहीं नहीं, आप ऐसा कोई बताओ, कोई फंक्शन, कोई एग्जांपल कि हम एक्स में कोई वैल्यू डालें और वाई साइड कुछ आए ही ना, कुछ ना कुछ तो आएगा। आ, कोई भी अगर मान लेते हैं, फंक्शन का मतलब ऐसे होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स, या फिर कुछ भी ऐसे होगा ना जहां पर एक्स इंक्लूड है। आप ऐसा हो सकता है कि ये हो फंक्शन वाई इज इक्वल टू सी, या वाई इज इक्वल टू 4। अब एक्स से कोई मतलब ही नहीं है, एक्स से कोई भी वैल्यू रखो, वाई इज इक्वल टू 4 आएगा, या वाई इज इक्वल टू सी आएगा। तो भी कुछ तो वैल्यू आएगी। वाई मतलब फंक्शन अगर डिफाइंड है, अगर आप वाई के कुछ फंक्शन दे रहे हो कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते हैं आप 3 रख दिए तो 3a प्लस बी आएगा, कुछ भी रखोगे तो कुछ तो आएगा। ऐसा कैसे हुआ कि ओके आप सर। इनपुट दिए और आउटपुट आया ही ना? जी सर, समझ गया। तो ये चीज हो सकता है 0 आए, लेकिन कुछ तो आएगा। अच्छा, अब आता है स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट 1 में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है।
इधर दोनों निगेटिव होते हैं और इधर x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। तो इसमें अब आपका हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप पहले आपको रफ शीट मिलती है और टाइम है तो आप कुछ फार्मूले आप लिख डालो, ताकि जैसे इसका यूज आए आप फट से फार्मूला देखो, कैलकुलेशन कर लो, आपको कहीं दिमाग पे जोर न लगा पड़े। आप दिमाग का जैसे सही इस्तेमाल करोगे एग्जाम टाइम में, वैसा ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो फार्मूले वगैरह अगर आपके सामने होते हैं तो बड़ी आसान होती है। अभी तो आपको 4 वीक का कंटेंट पढ़ रहे हो, आपको 4 वीक में इतना पढ़ना है। अगर आप जैसे क्विज 2 दोगे या इनटर्म देने जाओगे तब तक तो फार्मूलों की ढेर हो जाएगी। तो मैं तो ऐसा ही किया था कि थोड़ा पहले मैं रफ शीट मांग के उस पर सारी चीजें लिख लिया था, तो बहुत सारे फार्मूले थे। क्विज 2 हम अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो? हाँ, क्वालिफाई करोगे तो आपका क्विज 2 4 अगस्त को होगा, इनटर्म 1 सितंबर होगा। अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो, आप कहोगे कि नहीं कंटिन्यू करेंगे, एडमिशन नहीं लोगे आगे, तो अब जब एडमिशन लोगे तब देना होगा। तो ये भी बता दूं आपको कि अगर इस बार के बाद क्या होगा, डिप्लोमा होगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला आपको 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट फाउंडेशन क्लियर करोगे तब जाके डिप्लोमा स्टार्ट होगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी आपने 4 सब्जेक्ट से पढ़ाई किया और आपने अगर मान लेते हैं इंग्लिश 1 भी लिया है या मैथ 1 या सीटी कोई भी एक सब्जेक्ट लिया है, आप अगली बार इसको नहीं ले रहे हो, कोई 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ाई की कंटिन्यू, फिर आप सितंबर वाले में फिर इस सब्जेक्ट को लिए सीटी या इंग्लिश, तो अभी जो आप 1 से 4 वीक का पढ़े हो फिर से पढ़ना होगा, वो एग्जाम देना होगा क्विज 1 अगली बार। तो जो सब्जेक्ट आप छोड़ोगे उसका फिर से वीक 1 to 4 फिर से पढ़ना होगा। तो सर उसका उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा क्या? लाइक जैसे कि मैं मैथ 1 की जगह कुछ और ऑप्ट कर लूँ, पाइथन ऑप्ट कर लूँ सीटी के साथ। सीटी के साथ पाइथन नहीं हो सकता, सीटी पहले कंप्लीट होगा तब पाइथन आप। अच्छा, प्री रिक्विजिट है वो। हाँ, Okay. ड्यूरेशन कुछ नहीं बढ़ेगा, आप जो सब्जेक्ट यहाँ ड्रॉप करोगे तो फिर से वो शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वीक 5 से नहीं स्टार्ट होगा, वीक 1 से ही स्टार्ट होगा जब भी आप उसको लो। ओके तो हाँ, क्विज तो 2 का भी उतना ही टफ रहेगा, मतलब जो परसेंटेज रह रहा है, कि ऐसा भी हो सकता है क्वालिफाई निकले बाद क्विज 2 नहीं निकला तो? क्विज 2 नहीं निकला, या देखिए फाइनल जो आपका पास फेल होगा उसमें आपको कोई एक क्विज 1 क्विज 2 में से कोई एक अच्छे से पास होने चाहिए और इंटर्म का फाइनल मार्क है। तो इंटर्म जो होगा उसमें सारा सिलेबस होता है, तो इंटर्म एग्जाम जरूरी है और क्विज 1 और क्विज 2 में से एक जरूरी है पास होने के लिए, और नंबर आप अच्छा चाहते हैं तो सारे एग्जाम। सर ग्रेडेड असाइनमेंट के बोनस मार्क नहीं मिलते क्या इसमें क्वालिफायर में? क्वालिफायर में नहीं, वो फाइनल इंटर्म में आएगा, जब फाइनल एग्जाम रिजल्ट आएगा उसमें। अच्छा सर, वैसे एग्जाम में क्या क्या ले जा सकते हैं हम? ब्लूटूथ वगैरह भी ले जा सकते हैं सर? ब्लूटूथ वगैरह नहीं ऑडियो जा सकते। सुनने के लिए? नहीं नहीं, ऑडियो के लिए अगर अब तो ऑडियो क्वेश्चन शायद बंद हो गया है, नहीं तो ऑडियो क्वेश्चन के लिए अगर लिख के आता है तो ईयरफोन वाला जाएगा, ब्लूटूथ नहीं जाएगा, ईयरफोन तार वाला, ओके सर। या हेडफोन भी ले जा सकते हैं, तार वाला है। सर हेडफोन यूएसबी केबल का रहा तो चलता ना? यूएसबी का हेडफोन हाँ चल जाएगा, यूएसबी पोर्ट होते हैं, लग जाएगा। ओके। नहीं लेकिन यूएसबी पोर्ट होगा तो हेडफोन में ऐसे कैसे यार, जिसमें आवाज का आउटपुट होगा वहीं से आप लगाओगे, यूएसबी में आउटपुट थोड़ी है, साउंड का आउटपुट होगा, साउंड का आउटपुट 3.5 में है तो उसी वही तो लग चलेगा। नो सर, मेरा जो हेडफोन है वो जो यूएसबी टाइप आता ना, जो चार्जर में रहता पेन। मैं समझ रहा हूँ, तो उसमें 3.5 भी तो होगा आपको तार। हाँ हाँ, तो 3.5 होना चाहिए आउटपुट के लिए, और वो आपके एक्स्ट्रा पावर के लिए होगा यूएसबी। तो सर ऑडियो के लिए भी यूज नहीं होता, मैं भी यूज करता हूँ यूएसबी। नहीं तो यही है। ऑडियो आउटपुट अगर उसमें 3.5 में है उसके सिस्टम में, तो आपको उसमें नहीं मिलेगा, यूएसबी में ऑडियो आउटपुट थोड़ी मिलेगा। बट ऑन द सेफर साइड 3.5 mm जैक वाला ही ले जाना। हाँ, वही ले जाओ। ओके सर। हाँ, अब आते हैं इधर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, कैलकुलेशन क्वेश्चन आप कर सकते हो इस पे। देन एक सबसे क्वेश्चन है, फिर है सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई लाइन है और यहाँ पे मान लेते हैं ये है x1 y1 और ये है x2 y2, और कोई एक पॉइंट है P जिसका है x, y, तो जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में,
तो इसका एक्स एंड वाई को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, कुछ ऐसे आप जाकर यूज पढ़ सकता है आपको इसका। तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेशन है कि m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन, एक्स के लिए, वाई के लिए m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये तब है जबकि ये पॉइंट जो हो इस लाइन के अंदर हो, इंटरनली डिवाइड करे। और एक्सटर्नली डिवाइड में फॉर्मूला चेंज होता है। एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब ये आपका है ए, अच्छा ये तो इंटरनली ही, एक्सटर्नली ये है कि ए है और बी है, और इसी लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो बाहर में कहीं पॉइंट पी है, मतलब इसी लाइन के पर होना चाहिए पी। ऐसा नहीं पी यहाँ पर है तब ये काम नहीं करेगा, पी होना चाहिए इस लाइन पे ही, जैसे इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो इस पी से होकर लाइन जाए। तो ये अगर हमारा एम पूरा हो गया, ये एन हो गया, तो यहाँ प्लस वाला साइन माइनस में हो जाता है। बाकी चीजें सेम है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन और डिवाइडेड एम माइनस एन, सेम चीज। ओके, इसके एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना, नोट्स वगैरह सब दे रखे हैं हम आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 कोऑर्डिनेट है, अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और उस ट्राइंगल आपको चेक करना है कि नहीं, या उसका एरिया कैलकुलेट करना है या नहीं ट्राइंगल, ये भी चेक करने के लिए एरिया निकालते हैं। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं है, एरिया आता है इसका मतलब ट्राइंगल है। तो सब में आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपल है, ये x1 x2 x3 होगा, और अंदर में जब x1 है तो y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस y1, और x3 है तो y1 माइनस y2, और बाहर में डिवाइडेड बाई हाफ होता है। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वैल्यू जो होती है वो मॉड वैल्यू होती है। तो इसका आंसर अगर आपका कभी 5 आ रहा है और माइनस आपका -5 आ रहा है, और ऑप्शन में आपका 5 और -5 दोनों है, तो आप 5 को सेलेक्ट करना, -5 अगर करोगे तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मॉड वैल्यू लेते हैं, इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेते हैं, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसा दिया होगा कि अगर आपका कैलकुलेशन निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव भी ऑप्शन में होगा और पॉजिटिव ऑप्शन में होगा, और आप कहोगे कि निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाले टिक कर दोगे, और आप समझोगे कि मैंने सही किया है, बट आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये मॉड वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। ये चीज, जैसे यहाँ पर 0 आ गया एरिया, इसका मतलब कि ये पॉइंट्स जो है ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, ये सीधी लाइन पे। ओके, फिर स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन में जो सबसे चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है वो ये एम है। एम क्या है? स्लोप होता है। स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा या स्लोप क्या बोलते हैं कि राइज बाय रन रेशियो। मतलब हमारा जो ये लाइन है, इसके 2 डायरेक्शन है, एक तो ये सीधे इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक अप साइड डायरेक्शन में जा रहा है, ये 2 डायरेक्शन है। तो जितना हम x की तरफ बढ़ रहे हैं उतना उस रेशियो में y की तरफ कितना ये बढ़ रहा है, उसी का जो रेशियो है वही उसका स्लोप होता है। मतलब अगर हम ये हमारा ये y है और ये x है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होता है ये इसका मतलब y की साइड में हम थोड़ा सा, अगर x की साइड थोड़ा सा बढ़ रहे हैं तो y की साइड क्या कितना बढ़ रहा है, इसी को उसका स्लोप या tan थीटा बोलते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इस स्लोप से फिर हम इसका लाइन का फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई लाइन को हमें डिसाइड करना हुआ कि ये लाइन है, इसको हमें ग्राफ में हमारा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लाइन यही है। तो इसके लिए हम क्या होगा कि इसके लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, एक तो सी चाहिए, वो कांस्टेंट वैल्यू एक होता है, एक होता है इसका स्लोप। मतलब अगर हमें स्लोप पता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इसका स्लोप है, प्लस सी से हम बता सकते हैं कि ये लाइन कौन सी है, कहाँ है ग्राफ में। यहाँ पर m क्या है? इसका स्लोप है। स्लोप का मतलब कि किस तरीके से वो लाइन आगे इंक्रीज हो रही है, x बढ़ रहा है तो y कैसे बढ़ रहा है। और c क्या है? c वो वैल्यू है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। अगर y एक्सिस पे जब यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पर आपका x 0 होगा और y की सम वैल्यू होगी, तो x को आप यहाँ पे 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू c आता है, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी c, 0, c। तो लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन को स्लोप चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट है, ग्राफ है, तो लाइन में हमें बता दिया कि स्लोप 2 है, तो स्लोप 2 वाली लाइन ये भी हो सकती है, स्लोप 2 वाली लाइन ये भी हो सकती है, स्लोप 2 वाली लाइन ये भी हो सकती है। तो स्लोप 2 वाली लाइन ये होगी। लेकिन जब इसमें प्लस सी बता देते हैं तो सी वो बताता है कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यानी कि वाई एक्सिस पर अगर मतलब 4 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि ये वाली लाइन जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो हो रही है। हमारा फार्मूला जो है, मतलब हमारा जो इक्वेशन है
वो इस लाइन की बात कर रहा है, ना कि इस लाइन की। हाँ कि इसका भी स्लोप 2 है और इसका भी स्लोप 2 है, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही, क्योंकि सी की वैल्यू 4 है, यानी कि वो वाई एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है। तो इस एक लाइन का फॉर्मूला आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और भी फार्मूले होते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब स्लोप हो गया m और इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां पर वो इंटरसेप्ट या कट कर रहा है c, तो हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट स्लोप मतलब आपको एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है। ग्राफ में आपको स्लोप बता दिया कि ये जो लाइन का स्लोप है वो 4 है मान लेते हैं, और लाइन एक पॉइंट दे दिया, तो 4 स्लोप वाले मान लेते हैं। ये भी लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है। ग्राफ में कई ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका 4 स्लोप है, लेकिन फिर एक पॉइंट दे दिया कि नहीं वो पॉइंट है 3,4, यहां से होके जानी चाहिए, तो 3,4 से होके जाए और उसके स्लोप मान लेते हैं 4 है, तो यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो इसका फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये हो गया, यहाँ पर x1 और y1 वो पॉइंट हो गया और m इसका स्लोप हो गया। दूसरा होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें स्लोप नहीं बताया, हमें ग्राफ में 2 पॉइंट बता दिए कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इससे लाइन होके जा रही है। बताओ ये लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मतलब इक्वेशन क्या होगा? अगर 2 पॉइंट बता दिया तो 2 पॉइंट से कभी भी आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते, दूसरी लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको 2 लाइन पता चल गई, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी एक लाइन को पकड़ लो और पहले वाली लाइन का ही जो फॉर्मूला था y माइनस y1 x माइनस x1 उसमें लगा दो, किसी भी एक लाइन को, चाहे इस लाइन को चाहे इस लाइन। लेकिन आपको m नहीं पता है तो m का आपको फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 डेल्टा y अपन डेल्टा x। तो ये आपका m हो गया। तो सिंपल आपका फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गया। फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या होता है कि ये 2 लाइन है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो ये 2 तरह का एंगल बनेगा, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। जैसे इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं फाई। तो इनका जो अगर कैलकुलेशन करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m2 m1, और tan फाई m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 होता है। यहाँ पर m1 और m2 क्या है? जैसे ये है लाइन नंबर 1 और यह लाइन नंबर 2, तो लाइन नंबर 1 का जो है स्लोप हो गया m1 और लाइन नंबर 2 का स्लोप हो गया m2। तो इनके वैल्यू रख के आपको ये कैलकुलेट करना होगा थीटा और फाई। तो tan थीटा ये आएगा, tan फाई ये आएगा। अगर मान लेते हैं इसकी जो समथिंग वैल्यू आती है ये कैलकुलेशन में 5, आपको दिया होगा कि tan 45 या tan 30 इज इक्वल टू 5 होता है, तो आपको एंगल पूछेगा तो इसका मतलब 5 आ रहा है, तो tan एंगल हो गया 45 या 30 होगा। तो ये वैल्यूज आपको दी रहेंगी एग्जाम, आपको उसको कैलकुलेशन की चिंता नहीं है। आप अगर ये सही कैलकुलेट कर लोगे, इसका आंसर आ रहा है, तो उसका आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि tan थीटा या दिया होगा या फिर tan थीटा इतना इज इक्वल टू 5, ऐसे आपको हिंट दिया रहेगा। ये सारे फॉर्म जो लाइन के फॉर्म है उसका ये इक्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। अब आता है कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। 2 लाइन के इक्वेशन है, अगर वो कब पैरेलल हो सकते हैं कब परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2 लाइन ले लिया, a1x b1y c1 और a2x b2y c2। तो b1 b2 इज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो पैरेलल तब होंगे ईच अदर जब a1 इंटू b2 इज इक्वल टू a2 इंटू b1। अगर ये दोनों बराबर हैं तो पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर तब होंगे जब a1 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस b1 इंटू b2। तो ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना होगा। इस तरह की लाइन भी होगी, इससे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग हो? जी सर। यस ओके, सर। ये क्वेश्चन आप इक्वेशन याद रखो, इससे जरूर आएंगे। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। कुछ रिटर्न क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई रोड जा रही है, कुछ इस तरह से नदी जा रही है, ये है वो है, कोई लोकेशन बना के जिसका आपको दिया रहेगा पॉइंट और लाइन का फॉर्मूला दिया रहेगा, वहां से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो उसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट है या ओरिजिन पे है, कोई पुलिस स्टेशन है और 2 रोड जा रही है,
एक का इक्वेशन ये है, का इक्वेशन ये है, इन दोनों रो की रोड के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो आपको ये ओरिजिन से आपको इसका डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो, कुछ इस तरीके से होगा। आप दोनों को जोड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि दोनों डिस्टेंस से जोड़ करके। तो इस तरह से भी थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम क्या फार्मूला लगाएं, कैसे कैलकुलेट करें। आप क्वेश्चन को अगर आप पिक्चर में बना पाओगे तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। और सही पिक्चर आप बना लेते तो कई बार ऐसा होगा कि आप पिक्चर देख के आंसर बता सकते हैं, आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत ना पड़े। तो अगर आप सही पिक्चर ड्रॉ कर लेते हो ग्राफ पे कि ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो आप इनको जोड़ करके भी आंसर निकाल सकते हो, आपको कैलकुलेशन के भी बच जाओगे। तो आप पिक्चर ड्रा करो, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है उससे अगर आप पिक्चर सही ड्रा कर पाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो ये इसका जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, इसमें क्या होता है कि लाइन का है ax प्लस बी वाई प्लस सी और x1 y1 पॉइंट है। तो आप x और y को रिप्लेस कर दो x1 y1 से, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और नीचे डिवाइडेड बाय हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मॉड वैल्यू होती है, पॉजिटिव रहती है। यहाँ पर डिस्टेंस की बात होगी, तो जहाँ पर डिस्टेंस और एरिया इन चीजों की बात होगी वहां पर आंसर आपका निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मॉड वैल्यू है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इनका फॉर्मूला अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ax प्लस बी वाई और यहाँ पर ax प्लस बी वाई समान रहेंगे, बराबर होंगे, C1 और C2 अलग होंगे। तो फार्मूला हो जाएगा मॉड के अंदर C1 माइनस C2 डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, आपने सॉल्व भी किया होगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है आपका 6x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू क्या है, कोई बताओ? सर 5 एंड 9। गलत। और बताओ C1 और C2 की वैल्यू क्या है? और कौन है? सर क्या क्वेश्चन पूछा है सर, एक 5 बार and रिपीट कर 3 देंगे? सर, 5 and 9। सर 5 and 3, C1 5, C2 3। गलत। 5 C1 C2 9। 5 और 9 बोल रहे हैं बहुत लोग, गलत है। और ये बोली खुशी बोली 5 और 3, ये भी गलत है। इसमें देखो, नहीं हो पाएगा भैया कि इसमें 3 5 और 3 होगा। नहीं नहीं, इसमें मेन इक्वेशन सेम नहीं ना हो रहा है। हाँ, तो आपको सेम बनाना है पहले। तो तो 3 कैसे से सेम नहीं बने? करेंगे, तो हाँ 2 से देंगे ना तो हो हाँ पाएगा, तो 4.5 5 और 4.5। हाँ, 5 एंड 4.5 आप कह सकते हो, या फिर आप ऊपर वाले को वो कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 सकते से हैं मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो ये हो जाएगा 10 and 9 हो जाएंगे। 10 और 9। तो इस तरीके का आप ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको इसे घुमा के दिया रहेगा। तो जहाँ पर पैरेलल लाइन रहेगी ax by आपको सेम करना है। ये 3x 4y है और ये बोला कि पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो आप C1 C2 का फार्मूला लगा कर दोगे, आपका गलत हो जाएगा। फिर a और b किसको मानोगे, क्योंकि a यहाँ पर अलग है, a और ये यहाँ पे अलग है, a और b उसी हिसाब से आएगा ना। अगर आपने C1 C2 इसको रख लिया तो a कभी 3 और 4 भी हो सकता है, 6 और 8 भी हो सकता है, लेकिन पहले आपको सब इक्वल करना है। यानी कि a और b को इक्वल करने के लिए आप इसमें 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब आपका C1 C2 हो गया 10 माइनस 9, यानी कि आपका 1 हो गया, और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका a 6 है और b 8 है, तो आप 6 का स्क्वायर करोगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 64, ये 100 हो जाएगा, और 100 अंडर रूट 10 आ जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। 1/10। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। पैरेलल लाइन में ऐसे घुमा के देगा आपको, तो आप डायरेक्ट मत अप्लाई करना, उसको पहले इक्वल करना। अच्छा, दूसरा उसने किया था, किसी ने इसको 2 से डिवाइड कर दिया था, तो 2 से डिवाइड कर देगा तो ये भी हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 4.5। इस केस में भी सही है, तो 5 माइनस 4.5 हो जाएगा 0.5, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट
3 का स्क्वायर, अब ए और बी कितना हो गया, 3 और 4 हो गया, तो 3 का 9 प्लस 4 चौको 16, 16 9 25, तो हो जाएगा 0.5/25, √25 यानी कि 5। तो अभी भी आपका आ जाएगा 0.1 यानी कि 1/10, वही आ गया। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। सम स्क्वायर्ड एरर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर इसमें तो नहीं, स्टैटिस्टिक में आपको ज़्यादा आएगा। इसमें आपका तो सिंपल ये था कि कौन सी लाइन सही है, तो बेस्ट सर फिट इसमें लाइन। बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि न्यू टॉपिक है ना, ये पहले कभी पढ़ा भी नहीं था। इसमें कोई न्यू टॉपिक नहीं है, FSC इसमें में। इसमें है सर क्या चीज सर मैम सर इसमें एम की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, सर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम। मैक्स एम की वो अभी वैल्यू फाइंड करें तो उसमें नहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं, ऐसा कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाली बात नहीं है। सम स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, इस नाम से ही क्लियर है, स्क्वायर्ड का सम। मतलब आपका अगर लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसको एक साइड कर दिया है y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, x एंड y की कुछ वैल्यूज आपको दी होंगी, जैसे यहाँ पर दी है x की ये वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो आप इनकी वैल्यू इसमें रखो, अभी उसका सम कर दो, यानी कि y की वैल्यू रखा, x की वैल्यू रखा, और उन सबको टोटल कर दिया और जोड़ दिया, तो ये 6 आ रहा है, तो सम स्क्वायर्ड एरर 6 हो गया। तो सिंपल ये करना है आपको, बस उसमें रख के उसका स्क्वायर करना और जोड़ देना है, एक्स एंड वाई सर की कभी वैल्यू। कभी एम की वैल्यू पूछता है ना क्वेश्चन, तब प्रॉब्लम आती है सर एम की नहीं वैल्यू वो फाइंड अलग करने में। अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा चल जाती है इसमें। वो क्वेश्चन अलग होगा, वैल्यू क्वेश्चन है तो बताओ, वो सर क्वेश्चन है अलग हो। क्वेश्चन। हाँ पूछो, क्वेश्चन आप अलग कह रहे हो, इसमें आपका रहेगा, तो ये रहेगा कि सम स्क्वायर्ड एरर कभी है। जब वो मैक्सिमम पूछता है या मिनिमम पूछता है एम की वैल्यू इसमें। नहीं यार, वो क्वेश्चन ही अलग है, आप सही क्वेश्चन भेजो तो बताओ। यहाँ पर आपको दो चीजें पूछ सकते हैं, जो बेस्ट फिट लाइन है वो तो आपको स्टैटिस्टिक क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स में आपको पूछेगा सम स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट तो कर लूंगी हाँ, सर। तो बस यस यही करना, सिंपल ये जोड़ देना है कर, और इसका यूज है आगे। बोलो। सर एक डाउट था, आप आपने समरी वीडियो में बोले थे कि अगर कोई बेस्ट सम स्क्वायर्ड एरर सेलेक्ट करना है तो कम से कम सेलेक्ट करना बोल के। हाँ, तो उसमें ये एरर है, इसका नाम ही है ना सम स्क्वायर्ड एरर। तो हाँ, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस में भी जा सकती है क्या? नहीं जाएगी, नहीं स्क्वायर है नहीं जाएगी। स्क्वायर है नहीं जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात की एरर का मतलब कि एरर जीरो हो तब सही है, एरर माइनस में भी नहीं सही है, पॉजिटिव भी नहीं सही, एरर जीरो होना चाहिए ना, तो जीरो के नजदीक जो होगा वो ज्यादा सही, ये बात। तो कम से कम वैल्यू लेना है हमको। हाँ, तो वो स्टैटिस्टिक में आएगा, यहाँ पर मैथ में सिर्फ आपको एरर पूछेगा, तो आपको ऐसे कैलकुलेट। ओके सर। ओके सर। अब आता है चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हमें यहाँ पर अभी थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, 2 मिनट। ओके सर।
हम्म, ठीक। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन अब हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो y की वैल्यू होगी वो ग्राफ में इस तरीके से फॉर्मूला आता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का मतलब दो से होता है, मतलब जो x की पावर होगी मैक्सिमम वो दो होगी। तो ये ऐसे होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फुल एक्सप्लेनेशन ऐसे है जिसमें एक्स स्क्वायर कंपलसरी है। अगर एक्स स्क्वायर अगर नहीं है टर्म ये या ये जीरो हो जाता है, कुछ कारण ये जीरो हो जाता है, देन आपका ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, जो कि आपकी एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे लाइन आपका इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म जरूरी है। और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला टाइप होता है, इस तरीके से तो इसमें होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब कि जो पैराबोला के होता है वो उसमें एक लाइन होगी। अगर पैराबोला ऐसे है या फिर पैराबोला आपका ऐसे होगा तो एक उसके बीच की सेंटर लाइन होगी जहां से हम पैराबोला को अगर फोल्ड करें तो हाफ एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो इसकी लाइन का डेफिनेशन कैसे होता है? इस लाइन का डेफिनेशन निकालने के लिए हम निकालते हैं कि जहां पर होगा इसका पैराबोला को क्रॉस कहाँ पे करेगा? पैराबोला को क्रॉस करेगा इस पॉइंट पे जो इसका वर्टेक्स होगा, यहाँ पे इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो दो पैराबोला अगर ये अपसाइड है, ओपन ओपन है, तो इसका वर्टेक्स मतलब यहाँ पे जो होगा ये पैराबोला के जो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू राइज होगी। फंक्शन की वैल्यू कहते हैं जो y की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू अप हो रही है, ये मिनिमम वैल्यू y की। और पैराबोला अगर आप डाउन साइड है तो यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, इसके बाद y की वैल्यू आपको डाउन हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स होता है। तो आपका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उस वर्टेक्स से होके जाता है। तो वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू तो चेंज होती है पैराबोला में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अब जो आपकी लाइन है ये y की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन x की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो x की वैल्यू से इसके हम डिफाइन करते हैं। तो x की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी बाई टू ए होती है और इसी को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। मतलब कि अगर हम x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, या फिर मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे कि x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 वाली अगर लाइन ड्रॉ करें ग्राफ में तो कौन सी लाइन होगी? तो ये हमारा अगर ग्राफ है और x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे है। हाँ ये 4 है, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे भी आएगा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 वाले सारे लाइन को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता है। ओके, ये हो गया। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, तो इसका पैराबोला पर यहाँ पर जो इसका वर्टेक्स है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब हम x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए रखेंगे फंक्शन में तो जो वैल्यू आएगी वो भी y कोऑर्डिनेट होगी। बहुत सारे लाइक्स कौन भेजे जा रहा है? ठीक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला ये हमने देखा। और ये कैसे होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड? जो हमने बताया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें जो है जो क्वाड्रेटिक टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स की जो पावर है वो क्वाड्रेटिक टर्म है। तो इसमें जो इसका जो कोफिशियंट इसको बोलते हैं जो ए है, अगर वो 0 से बड़ा है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी कि ऊपर की तरफ खुला होगा। और अगर 0 से नीचे के कम है यानी कि नेगेटिव नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ऐसे बनेगा। ओके सर। तो अगर हमें पॉइंट पता हो तो एग्जैक्ट अपन बता सकते हैं ना क्या फिर कि पैराबोला किस तरफ जा रहा है ग्राफ में? हाँ, अगर हमें पॉइंट पता है तो हम निकाल सकते हैं क्या पैराबोला किधर जा रहा है? कौन सा पॉइंट? अगर पॉइंट पता हो तो। नहीं, कौन सा पॉइंट बताओ? कोई एक पॉइंट, अगर 4,5 ऐसा कह रहे हो या क्या कह रहे हो? हाँ ऐसे ही कुछ। तो ऐसा पॉइंट आप कह रहे हो कि अगर पता है आपको तो आप हम बता सकते हैं पैराबोला किधर जाएगा, क्योंकि आपका पैराबोला का ये फंक्शन है, फॉर्मूला अगर इक्वेशन आपके पास है तो आप इसमें एक्स एंड वाई, एक्स की कोई भी वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप कई पॉइंट को ढूंढ सकते हो, एक पॉइंट आपको पता हो चाहे ना हो आप पॉइंट ढूंढ सकते हो कि अगर इसमें एक्स की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी?
तो वो 3 कामा वो y की वैल्यू हो जाएगी कोई पॉइंट। तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, आप पैराबोला ड्रॉ कर सकते यस सर। हैं। अब आता है स्लोप ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो स्लोप क्या होता है? तो स्लोप मैं ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ, फिर फॉर्मूले से बता रहे इक्वेशन से बताऊंगा। तो स्लोप किसको बोलते हैं? तो जो ये पैराबोला है, हमने ऐसी स्ट्रेट लाइन में देखा स्लोप क्या होता है कि y के साथ x का जो चेंज हो रहा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन। पैराबोला में स्लोप क्या होता है कि पैराबोला में कहीं पे भी अगर लाइन आप सीधी लाइन ड्रॉ करो, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो, हाँ तो इस लाइन पे जो है y और x का क्या चेंजेज है, तो वो इसका स्लोप होता है। यस सर। और इस लाइन पे क्या स्लोप है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां ये पॉइंट है वहां वहां स्लोप इसके अलग अलग होंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन था उसमें स्लोप कंटिन्यूअस था कि एक ही स्लोप था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम क्या था, वो स्लोप था, वो फिक्स था। लेकिन इसका स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पे स्लोप अलग होगा, क्योंकि उससे जब उसकी जो टेंजेंट लाइन है उससे आप लाइन ड्रॉ करोगे टच करते हुए, तो उसका स्लोप अलग अलग होगा। तो और जहां वर्टेक्स होता है वहां पे स्लोप जीरो हो जाता है, वर्टेक्स पे, क्योंकि वर्टेक्स पे लाइन फ्लैट हो जाती है। तो tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं, स्लोप आप जानते हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको हम dy बाई dx भी बोलते हैं। तो जैसे हमारा ये फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर हम इसको dy बाई dx करें तो क्या आता है, तो dy बाई dx करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2a प्लस b। 2ax प्लस b, तो ये इसके स्लोप का फार्मूला हो गया। यानी कि इसका स्लोप होगा 2x प्लस बी, सॉरी y नहीं होगा, स्लोप इसका होगा 2ax प्लस बी। यानी कि अगर आप स्लोप दिया है कि पूछ रहा है 4,5 पर ये स्लोप बताओ, तो आपको x की वैल्यू रखनी है और वो स्लोप आ जाएगा। अगर आपको y की वैल्यू नहीं पता है कि स्लोप पे y की वैल्यू क्या होगी, पूछा जा रहा है, तो आपने x की वैल्यू जो x है उसका वैल्यू आप फार्मूला में रखो, जो उसका इक्वेशन है, और उसी केस में y की वैल्यू निकालो। तो ये होती है स्लोप। ओके, और फिर इसमें कुछ चीजें आती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करोगे तो इसके रूट्स क्या बोलते हैं। रूट्स का मतलब वो होता है कि जहां पे आपको पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, यानी कि वाई वहां पे जीरो हो रहा है, वाई की वैल्यू जीरो हो रही है, वो इसके रूट्स होते हैं। तो 2-3 केस हो सकता है, या तो पैराबोला जो है टच ही ना करे एक्स एक्सिस को, ऊपर से ही निकल जाए, ऐसे केस में इसका कोई रूट नहीं होगा। या पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करे ऐसी इस तरीके से, यहाँ पर इसके 2 रूट होंगे। या एक्स एक्सिस को बिल्कुल टच करके निकल जाए, यहाँ पर इसका एक रूट होगा। तो इस तरीके से सेम केस आपको नीचे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ऐसे या ऐसे, तो सेम चीजें होगी। तो पैराबोला अपवर्ड है डाउनवर्ड हो सकता है। फिर होता है कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। जीरोज का मतलब वही हो गया, रूट्स हो गया। जहां पर जीरोज मतलब जहां पर फंक्शन जीरो हो रहा है, जहां पर y की वैल्यू जीरो हो रही है, वही रूट ही होगा। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या इक्वेशन है, सॉल्व बाय फैक्टरिंग। हम फैक्टरिंग इसका हमने सॉल्व करके सब किया है, बहुत सारा डिस्कस किया है क्वेश्चन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x 24 है, तो इसको फैक्टर कर दिया x प्लस 6 और x माइनस 4, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, और इज इक्वल टू 0 दिखाना है क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया आपका 4 और -6, यानी कि 4 और -6 पे जो है x इज इक्वल टू 4 और इधर है -6, तो यहाँ पे जो पैराबोला क्रॉस करेगा और ऐसा होगा। तो इसके रूट्स हो गए x की वैल्यू 4 और -6। इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं फैक्टरिंग करके। दूसरा मेथड है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके, स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करते हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया इज इक्वल टू 24 है। तो इसमें हमने +1 और -1 कर दिया, तो +1 और -1 करने से क्या हो जाएगा, -1 को उधर भेज दो तो ये 25 हो गया, और ये +1 मिल करके जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। तो x प्लस 1 हो गया प्लस माइनस √25, तो इसका वैल्यू हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू +5 या -5, तो इसलिए x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू -6।
इस तरीके से आए। तो ये मेथड है कि हमने स्क्वायर बना दिया दोनों साइड। तो कहने का मतलब आपको किसी तरीके से आंसर निकालना है, इस तरीके से भी वही आंसर आया, उस तरीके से भी आंसर आया। फिर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने निकाल लिया एक्स और की वैल्यू, तो वो भी होता है। तो सॉल्व करने के लिए कैसे होता है, आइए देखते हैं। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो ये इसका फॉर्मूला, इससे भी आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब सर डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा कि इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। और इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि इसके रूट्स रियल रूट्स हैं या रियल रूट्स नहीं है। जैसे यहाँ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, देन इसके 2 रियल रूट होंगे। मतलब पैराबोला जो है आपको एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर क्लियर कट क्रॉस करेगा, या तो अप साइड या डाउन साइड 2 पॉइंट पर क्रॉस करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, इसका मतलब 1 रियल रूट होगा। इसका मतलब कि वो टच करेगा, जस्ट ऊपर से या नीचे से टच करेगा, एक रियल रूट होगा। और अगर लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब उसका रियल रूट नहीं है, मतलब वो टच नहीं कर रहा, वो या तो ऊपर से या नीचे से निकल रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो ये इसकी जो क्वालिटी है वो पता चलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा तो आपको ये करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या अगर आप पूछे 2 रियल रूट है या 1 रूट है या क्या रूट है, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, और ये तीनों कंडीशन से चेक करके बता दोगे कि वो रियल रूट है, 1 रियल रूट या नो रियल। क्वेश्चन आ सकता है इससे। ओके सर। ओके, इस यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 है। तो पूछेगा यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 जो फॉर्मूला है उसे सॉल्व करके ये निकाल लिया। अब आता है चैप्टर 4 जो आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो गया, कुछ नहीं है। जहां पर आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो था आपका हाईएस्ट पावर 2 था, पॉलिनोमियल में उसको हम n से डिवाइड कर n जिसे डिनोट करते हैं, वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है an x की पावर n, an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x पावर n माइनस 2। इस तरीके से होता है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जहां पर आपको x के डिफरेंट पावर मिलेंगे और उसके साथ कोफिशिएंट a और n माइनस 1 ऐसे भी, ऐसे बहुत सारे कोफिशिएंट मिलेगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और कई तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। वन वेरिएबल का मतलब उसमें सिर्फ x होगा। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का मतलब उसमें x और y, ये 2 तरह के वेरिएबल होंगे। 3 और मोर देन 2 वेरिएबल में 3 में है तो x y z या x y है, तो 3 वेरिएबल वाले हो गए पॉलिनोमियल। फिर उसके डिग्री होता है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, कंसीडर ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जैसे ये x³ प्लस x की पावर 5 एंड y की पावर 4। द डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इन द टर्म x की पावर 5 y की पावर 4 इज 5। तो x की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो गई वो हो गई 5। नहीं 5 नहीं हो गई, x की 5 है और y की 4 है। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 5 और 4 9 हो गई। मतलब किसी भी एक टर्म की हाईएस्ट डिग्री टोटल कितनी है, जिसकी 5 और 4 है, तो ये 5 4 9 हो गया हाईएस्ट जो होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या, द डिग्री ऑफ दैट टर्म इज द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द वेरिएबल इन दैट टर्म। जैसे इसमें जो है इसमें इसके जो वेरिएबल x और y है, तो इसका टोटल 9 हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है। तो इसका जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, इसमें जो वेरिएबल है इसके डिग्री का सम होता है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वन ऑफ द टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर कोफिशिएंट 0 है, मान लेते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा 0 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लेंगे, नॉन जीरो होना चाहिए, तो प्लस या माइनस होना चाहिए। समझ गए? हाँ, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ये लिखा है, तो दूसरा है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिग्री पूछेगा तो हम लेंगे 4 होगा। एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 1 है, तो 4 डिग्री हो गई। ये वाला नहीं लेंगे जिसका कोफिशिएंट अगर 0 है। देखो यहाँ पे है
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ इसमें कांस्टेंट टर्म है, 5 है, 6 है, ई है, पाई है, बाकी एक्स वेरिएबल वाला कोई टर्म नहीं। फिर है लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब उसमें एक्स के साथ एक कांस्टेंट टर्म होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होगा हाईएस्ट, क्यूबिक में एक्स क्यूब होगा, क्वार्टिक में एक्स की पावर 4 है। तो इस तरीके का होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब कितने टर्म है, मोनो मोनोमियल का मतलब हो गया इसमें एक टर्म एक्स की पावर 10 है बस, 6 एक्स की पावर 9 है, ई है, 5 प्लस 4 है, तो 5 प्लस 4 का मतलब 9 हो गया। तो जिसमें एक ही टर्म है वो मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, एक्स की पावर 10 है प्लस 10 है, या 6 एक्स की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दो टर्म है इसमें भी दो टर्म, इसमें भी एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स नहीं है, हाँ इसमें क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स है, इसमें दो ही टर्म माने जाएंगे क्योंकि इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और x हो जाएगा 4x, तो ये भी बाइनोमियल है। फिर ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगे, पावर 10, 2 एंड 10, थ्री टर्म है, थ्री टर्म। ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन में सारे ऑपरेशन होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन में आ जाता है कि अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर होगा, या न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे तो उसका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने सारे एक्टिविटी क्वेश्चन करा रखा है, एक्टिविटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। कोफिशिएंट क्या क्या है कोफिशिएंट? पार्शियल ट्रायंगल है ना ये। कॉम्प्लेक्स अच्छा, नंबर में पढ़ अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन का वो बताया, मल्टीप्लिकेशन का ये है, तो आप मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल तरीके से, मैं तो प्रेफर करता हूँ, ये वाला मुझे पता नहीं, नॉर्मल कर लो मल्टीप्लिकेशन, दैट इज इजी। नहीं याद भी नहीं रहता ना एग्जाम टाइम में। डिवीजन और पॉलिनोमियल ये भी आपको पता होगा, डिवीजन कैसे करते हैं, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। ओके, आगे बढ़े तो डिवीजन वगैरह से क्वेश्चन। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और 4-5 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है इसको समझना है। तो पॉलिनोमियल का कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी बार वो टर्न लेगा, जैसे ये टर्न नहीं लिया, यहाँ पर दो टर्न हुआ है, ये स्टार्ट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का मतलब उसमें स्मूथ टर्न होगा, ये टर्न है तो स्मूथ है, ये बिल्कुल स्मूथ है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, यहाँ शार्प टर्न नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ब्रेक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखो ऑप्शन डी इज नॉट कंटिन्यूस, दस इट्स डजंट रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूस है ही नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका जीरोज का मतलब वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब वाई जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाई जीरो हो रहा है, यहाँ पे वाई जीरो हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए कई तरीका है। देखें इसमें कुछ दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर खत्म कर दिया, यहाँ पर ज्यादा चीज दिया नहीं। मैं एक मिनट देखता हूँ, वीक 4 का खोलता हूँ फिर से, वीक 4, वीक 4 एक्टिविटी, वीक 4 का थ्योरी नहीं।
अच्छा ठीक है, तो हम यहीं पर कुछ बातें कर लेते हैं। तो क्या बातें थी पॉलिनोमियल की, हाँ बिहेवियर के बारे में कुछ पॉइंट। तो ये आ जाता है जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल, जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो जीरोज कैलकुलेट करने के लिए आपको जो हमने कई क्वेश्चन कराए हैं जिसमें आपको उसके फाइंड आउट करने होंगे कि जैसे x-2 x-3 उसका आपको सॉल्व करना होगा पॉलिनोमियल जहाँ पे वो जीरो होता है। x-2 का स्क्वायर है, x-4 है और x-1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू x-2 स्क्वायर को इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब ये तीन जगह पर, इस 3 पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है जीरो हो रही है और 3 पॉइंट पर जो है ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब यहाँ पर इसका जो टच कर रहा है वो किस तरह का बिहेवियर है वो भी स्टडी करना है। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं कि x-4 का क्यूब ले लेते हैं और x-2 का स्क्वायर ले लेते हैं और x-1 ले लेते हैं, x-1 ले लेते हैं। तो ये देखो पॉलिनोमियल जो होगा इसमें जो x की पावर होगी, हाईएस्ट जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उससे एक कम, यानी इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है। यहाँ पर आप इसको जब आप ओपन करोगे तो x की पावर 3 जाएगी मैक्सिमम, इसको जब आप ओपन करोगे तो x की पावर 2 मैक्सिमम जाएगी और इसमें x है और तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर जाएगी वो कितना होगा, 3 2 5 1 6। तो x की पावर 6 जा रही है, यानी कि x जो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो मैक्स टू मैक्स जो है 5 बार टर्न करेगा, 5 बार टर्न करेगा और मैक्स टू मैक्स वो 6 बार जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकता है मैक्स टू मैक्स। करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। तो एक चीज ये होती है कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है उससे एक कम वो टर्न लेता है। जैसे इस क्वेश्चन पूछा है, कोई पॉलिनोमियल दिया है कि ये कितनी बार ये टर्न लेगा, तो ये मैक्स टू मैक्स 5 बार लेगा टर्न। जैसे आपका एक्स स्क्वायर वाला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला था, उसका जो पैराबोला बनता था तो वो एक्स की पावर 2 था तो वो एक बार टर्न लेता था, जिससे कि एक्स की 2 वैल्यू आती थी, जीरो वैल्यू, यहाँ पर 2 पॉइंट पर वो जीरो होता था। तो ये आप समझो कि एक्स के जो है क्रॉस वो कर सकता है मैक्सिमम 6 बार और टर्न लेगा 5 बार। एक्स स्क्वायर है तो क्रॉस 2 बार कर सकता है लेकिन टर्न लेगा 1 बार। ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज कि वो अब आता है कि क्रॉस करेगा या बाईपास कर देगा, मतलब बाईपास नहीं, ऐसा होता है जब एक्स एक्सिस के पास जाएगा तो उसका नेचर दो तरह से होगा, या तो वो एक्स एक्सिस पर इस तरीके से क्रॉस करेगा या फिर ऐसे क्रॉस कर जाएगा, या फिर ऐसे टर्न लेगा या इस तरीके से टर्न लेगा। ये चीजें नहीं क्रॉस नहीं करेगा, ये चीज तो उसी में आ जाएगी कि वो सीधे क्रॉस कर गया। अगर इस तरीके से भी है इसका मतलब यहाँ पर सीधे क्रॉस कर गया है, यहाँ पे भी क्रॉस किया है। तो एक्स एक्सिस पर उसके दो तरह के नेचर होंगे पॉलिनोमियल। एक नेचर ये हो गया कि एक्स एक्सिस पर सीधा सीधा पार कर गया और एक होगा नेचर कि एक्स एक्सिस को टच करके आगे निकल। तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये आइए देखते हैं। जब इसकी जो एक्स की जो पावर है वो हमारी इवन नंबर होगी, जैसे यहाँ 2 है तो x इज इक्वल टू 2 पे वो क्या करेगा, टच करेगा, और जहां पर ऑड पावर है वहां पर वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल को हमें ड्रा करना है। तो x इज इक्वल टू हमारे क्या क्या पॉइंट आए जीरो वाले, x इज इक्वल टू 4 2 और 1, ये पॉइंट है। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं और ड्रा करते हैं। तो हमने इसको मार्क कर लिया। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, इसका कौन सा पावर है, इसका पावर ऑड है, 1 है। ऑड का मतलब हो गया 1 3 5 7, ये, और इवन का मतलब 2 4 6 8। x इज इक्वल टू 1 पे इसका जो x माइनस 1 यानी x इक्वल टू 1 पे इसकी जो पावर है वो ऑड है, यानी कि क्रॉस कर जाएगा। और इसका कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो ये बिल्कुल x इज इक्वल टू 1 पे ऐसे होगा, पैराबोला क्रॉस कर जाएगा। x माइनस 2 पे इसका स्क्वायर है यानी इवन पावर है, तो x इज इक्वल टू 2 पे क्या करेगा, और टच करेगा। यानी कि अगर ऐसे जा रहा है पैराबोला, x इज इक्वल टू 2 पे जो फिर टर्न करके आएगा और ऐसे टच करके ऐसे जाएगा। ओके, अब तीसरा है x माइनस 4। x माइनस 4 पे क्या है कि इसका ऑड पावर है, लेकिन हाँ 3 है, तो ऑड पावर का मतलब क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 3 है
तो ये क्या करेगा कि थोड़ा लेट से क्रॉस करेगा, मतलब आएगा तो जरूर लेकिन थोड़ा सा ऐसे इस पर फ्लैट होके फिर ऐसे क्रॉस करेगा, सीधा सीधा क्रॉस नहीं करेगा। अगर सिंगल पावर है तो सीधा क्रॉस करेगा, पावर जैसे यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 2 थी तो जस्ट टच करके निकल गया, क्योंकि सबसे इवन नंबर सबसे छोटा 2 है। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता फिर निकलता, यानी कि सीधे सीधे नहीं निकलता, थोड़ा सा फ्लैट होता है। यहाँ पे आने पे जो है 4 है तो थोड़ा फ्लैट होके फिर निकलता, मतलब पावर जितना ऑड या इवन में इंक्रीज होगा उतना वो एक्स एक्सिस पर टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा। अगर मिनिमम पावर 1 है तो सीधा सीधा क्रॉस करके निकलेगा, अगर 3 है तो थोड़ा सा उस पर फ्लैट होगा, 5 है तो थोड़ा सा और फ्लैट होके निकलेगा, जितना बड़ा पावर होगा उतना फ्लैट होगा वहां। और ऑड में है तो 2 है तो जस्ट टच करके निकल जाएगा, 4 है थोड़ा सा टाइम बिताएगा स्पेंड फिर निकलेगा, फिर ऐसे निकलेगा इस तरीके से। तो एक तो ये हो गया कि इसके जीरोस पे उसका क्या बिहेवियर है। तीसरा बिहेवियर आता है इसका इंड पॉइंट। इंड पॉइंट बिहेवियर मतलब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये और ये, इसका नेचर कैसा होगा। तो इंड पॉइंट बिहेवियर कैसे तय होता है वो समझो। तो इंड पॉइंट बिहेवियर तय होगा जो इसका पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उससे। जैसे इसके हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम अभी स्क्वायर मान के चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होगा एक्स, तो मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 6 इसका हाईएस्ट टर्म, एक्स की पावर 6 के साथ कोफिशिएंट क्या है +1 है। तो ये दो चीजें इसके डिसाइड करते हैं इसका इंड बिहेवियर, एक्स की पावर और इसका जो कोफिशिएंट। तो अब ये समझो इसकी जो पावर है वो ऑड है या इवन है, और कोफिशिएंट जो है ये ऑड या इवन हो सकती है, और कोफिशिएंट क्या हो सकता है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, यानी कि ए अगर है तो ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0, इक्वल टू 0 तो चलेगा नहीं, तो लेस देन या ग्रेटर देन होता है। तो ये दोनों चीजें डिसाइड करते हैं इसका इंड बिहेवियर। तो अब देखो यहाँ पर जो है मैंने जो बताया था वो स्लाइड मुझे मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक स्लाइड है जिसमें बताया गया है कि एक अगर ऑड है तो एक इवन है तो, और ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू माइनस देन 0 है। एक मिनट मैं वो वीडियो ही खोल के दिखाता हूँ। स्लाइड आपको वीक 4 वाली स्लाइड है, इसमें अगर होगी तो वीक 4 होना चाहिए। स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, वीक 4 स्लाइड्स तो हैं तो इसमें होगा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 4.7 to 4.13। बढ़िया, यहाँ मैं स्लाइड में अपलोड करूँगा, शेयर करूँगा, दिख रहा है? यस सर। ओके, तो हमने पढ़ा था क्या क्या चीजें, देखो आइडेंटिफाइंग जीरो एंड देयर मल्टीप्लिसिटी, हमने देखा आइडेंटिफाइंग जीरो एंड देयर मल्टीप्लिसिटी, ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया इंड बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये यहाँ चीज जो है आप इसको पता होगा तभी आप ग्राफ बना पाओगे। कई बार ऐसा इक्वेशन दिया होगा और ग्राफ ऑप्शन में होगा कि आप चूज करना कि कौन सा इसका सुटेबल ग्राफ है, या क्या ग्राफ दिया होगा कौन सा इसका सुटेबल इक्वेशन है, तो आपको इन्हीं चीजों से पता करना होगा। तो इंड बिहेवियर कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे अगर जो कोफिशिएंट है हमने लिया था एक, तो हमने ये लिया था ए और एक्स की पावर n लिया मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा जो कोफिशिएंट है वो 0 से बड़ा है और x की जो डिग्री है वो इवन है, तो इसका मतलब आप ये ध्यान में रखो कि 0 से बड़ा है और x की डिग्री इवन है, तो x की पावर 2 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला, तो इस तरह के ग्राफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू घट रही है तो भी y की वैल्यू बढ़ रही है।
मतलब इवेंट डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपका जो एक्स में मतलब निगेटिव नंबर भी एक्स का रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप इवेंट का मतलब हो गया कि पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव भी। तो इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तब तो वाई बढ़ेगा ही, और एक्स की वैल्यू घटेगी तभी भी वाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो एक वैल्यू लगी है वो पॉजिटिव में है। ये अगर आपका पॉजिटिव है तो एक्स के वैल्यू अगर बढ़ रही है, क्योंकि इसका अगर हम पावर इवन रख रहे हैं तो एक्स बढ़ेगी तो भी वाई बढ़ेगी, और एक्स घटेगी तभी वाई बढ़ेगी। ये आप समझ रहे हो बात को? यहाँ के अगर एक्स स्क्वायर है मान लेते हैं तो वाई तो एक्स की वैल्यू -2 है तभी भी वाई 4 होगा, और एक्स की वैल्यू +2 है तभी भी वाई 4 होगा। तो आप इससे रिलेट कर पा रहे हो ये चीज? यस सर। ओके। दूसरा देखो, ऑड डिग्री है। ऑड डिग्री है कहने का मतलब कि 1, 3, 5 ऐसी डिग्री है। तो इसमें क्या होगा कि एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, 1 मतलब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 1 होगा। एक्स की वैल्यू अगर क्यूब है मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ऐसे समझ। तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। 3 है तो 9 हो जाएगा, 4 है तो 64 हो जाएगा, लाइक दैट। और एक्स की वैल्यू घटेगी, निगेटिव में जाएगी, तो वाई की वैल्यू भी निगेटिव में जाएगी। तो मतलब एक्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा तो घटेगा, और वाई घटेगा, एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। क्लियर हुआ? अब दूसरा सीन पे आते हैं, सेम कंडीशन, लेकिन आपका जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव में है। मतलब जो एक कोफिशिएंट लगा है वो निगेटिव है, 0 से छोटा है। अब क्या होगा? अब देखो, अगर आपके इवन डिग्री है, मतलब एक्स स्क्वायर है मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस साइन लग गया, एक्स स्क्वायर के साथ आपका साइन हो गया है माइनस। तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तब तो वाई की वैल्यू घटेगी, क्योंकि आगे निगेटिव नंबर, निगेटिव साइन लगा है, ये वाला ग्राफ बनेगा, वाई घटेगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू घट रही है तब भी वाई घटेगी, मतलब पैराबोला बिल्कुल डाउनवर्ड हो गया। ये रिलेट कर पा रहे हो? अगर आपका आगे ही लगा है वाई इज इक्वल टू निगेटिव एक्स स्क्वायर, आपका पहले निगेटिव लग गया है, एक्स तो बढ़ेगा तभी भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स घटेगा तभी भी एक्स पॉजिटिव, लेकिन जो बाहर निगेटिव लगा उसको निगेटिव कर देगा, यानी एक्स बढ़ेगा तो भी वाई घटेगा और एक्स घटेगा तभी भी वाई घटेगा, दोनों केस में वाई घट रहा है। और ऑड डिग्री है, समझो ऑड डिग्री है, यानी कि वाई इज इक्वल टू निगेटिव एक्स क्यूब समझ लो, ऐसा है। ऑड डिग्री हो गया लेकिन उसका कोफिशिएंट निगेटिव में है, तो क्या होगा कि एक्स बढ़ेगा अगर तो वाई घटेगा, लेकिन एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा। समझे? नहीं समझे? ऐसे बता रहा हूं कि एक्स बढ़ेगा कहने का मतलब कि अगर एक्स 1 है तो वाई कितना होगा? -1 होगा। एक्स अगर 3 है तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो वाई -27 होगा। तो एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, और एक्स घट रहा है का मतलब कि एक्स को कर दो निगेटिव साइड में, निगेटिव वैल्यू ले लो। तो एक्स अगर -1 लोगे तो एक्स क्यूब -1 हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा। यस सर, यस। तो यानी कि एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? तो यस इसके सर। इंड बिहेवियर इसका तय करता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल में, और उसको इंड बिहेवियर आपको डिसाइड करना होगा। तो डिराइविंग फार्मूला फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, या पॉलिनोमियल का ग्राफ बना देगा और आपसे पूछेगा कि उसका फार्मूला डिराइव करो। तो इसमें आपको क्या करना है कि फाइंड द, पहले एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ प्राप्त करना है कि एक्स इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। फिर अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ एट द एक्स इंटरसेप्ट, फिर आपको जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पर उसका बिहेवियर को पता करना है कि वो कैसा होगा बिहेवियर, उसका क्रॉस कर रहा है या वहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है या टच कर रहा है, तो उस हिसाब से उसका पावर पता जाए कि पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लीस्ट डिग्री कंटेनिंग ऑल द फैक्टर्स फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप। और फिर जो है पॉलिनोमियल बनाना है आपको सबसे कम डिग्री वाला, जो कि ऊपर वाले स्टेप से मिला है। लीस्ट डिग्री सबकी रखनी कि मिनिमम डिग्री में वो पॉलिनोमियल बना लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूज एनी अदर पॉइंट ऑन द ग्राफ द वाई इंटरसेप्ट में इजीएस्ट टू डिटरमाइन द स्ट्रेच फैक्टर ए। स्ट्रेच फैक्टर का मतलब वो ए होता है, एक्स माइनस ए नहीं, मतलब तो ए तो हमने ले लिया है, तो एक्स माइनस एस का पावर, और एक्स माइनस ऐसे होता है एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और इसके स्ट्रेच फैक्टर जो होता है उसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ स्ट्रेच फैक्टर बोलते हैं।
जैसे एक एग्जांपल ऐसे राइट द फार्मूला फॉर द पॉलिनोमियल गिवन इन द ग्राफ, इसके लिए हमें फार्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो ये हम देख रहे हैं कि एक पेन चेंज करता हूं। ये हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे जो है ये क्रॉस कर रहा है, और x इज इक्वल टू ये हमारा -2 पे ये टच कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1, यानी कि x यहाँ पे लिख लो, x इज इक्वल टू 1 का है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x माइनस 1 एक इसका फैक्टर हो गया, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। और ये एक है x इज इक्वल टू -2, यानी कि x इज इक्वल टू -2 है, यानी कि इसका एक फैक्टर हो गया x प्लस 2। ओके, दो फैक्टर हो गए, दो जगह क्रॉस कर रहा है। अब मैं इसमें पेज ऐड करता हूँ, तो हमने लिखा कि एक फैक्टर इसका हो गया x -1 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 2। अब इसका बिहेवियर कैसा है वो देखो उस पॉइंट पे, तो x -1 पे क्रॉस कर रहा है बिल्कुल सीधा, यानी कि ये ऑड डिग्री है, और ऑड डिग्री में भी बिल्कुल सीधा क्रॉस करा, यानी पावर 1 होगा x -1 का। और x प्लस 2 में हम देख रहे हैं कि ये पैराबोला की तरफ कर्व ले रहा है टच करके, x प्लस 2 की पावर 2 होगी, तो ये हो गया x प्लस 2 की पावर 2 और x -1, ये चीजें हो गई। अच्छा जी, अब इसका इंड बिहेवियर देखते हैं कैसा है। इंड बिहेवियर मतलब इधर और इधर, तो इधर क्या हो रहा है कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू घट रही है। तो ऐसा कब होता है कि x की वैल्यू बढ़े तो y बढ़े, x की वैल्यू घटे तो y घटे। ऐसा होता है जब पॉलिनोमियल आपका ऑड डिग्री हो, और ये ऑड डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 2 और 1 ऑड डिग्री बन रहा है, और कोफिशिएंट क्या हो, कोफिशिएंट उसका हो पॉजिटिव, तो कोफिशिएंट इसका जो होगा पॉजिटिव होगा। अब मान लेते हैं कोफिशिएंट इसका स्ट्रेच फैक्टर ए है, तो स्ट्रेच फैक्टर ए निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा जी, स्ट्रेच फैक्टर अगर हमें ए निकालना है तो क्या किया, तो डिटरमाइन ए यूज वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट फ्रॉम द ग्राफ एफ ऑफ जीरो क्या है, वाई का यहाँ पे इसके जीरो पे क्या है वैल्यू, एक्स अगर जीरो है वाई पे तो इसका है वाई की वैल्यू है -1 और -2, यानी एक्स जीरो है तो वाई की वैल्यू -2 है, तो एक्स जीरो रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1, और वाई की वैल्यू क्या है -2। तो आपको ए निकालने के लिए आपको ये वाई इंटरसेप्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 4 और -1, तो -4a इज इक्वल टू 1/2 आएगा सर, a इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आप 1/2 रख दो और x प्लस 2 का स्क्वायर x में, तो आपका पॉलिनोमियल का ये इक्वेशन बन जाएगा। इस तरीके से बनाना होता है, आपको पहले जीरो निकालो, फिर उसका इंड बिहेवियर, और फिर वो स्ट्रेच फैक्टर निकालो। स्ट्रेच फैक्टर के लिए आपको y इंटरसेप्ट देख लो, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। y इंटरसेप्ट को इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही बन जाएगी, वही बन जाएगी। तो इसके लिए आपको ये जो पॉइंट था ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला ग्राफ, कब वैल्यू इंड बिहेवियर घटता है बढ़ता है क्या होता है। और इसका अगर आप ग्राफ इमेज अगर दिमाग में बैठा हुआ, क्योंकि ग्राफ से आपको कनेक्ट कर लोगे तो आपको इजी रहेगा पहचानना कब बढ़ रही है कब घट रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ग्राफ की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ ग्राफ वाइज, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो y बढ़ रहा है, x की वैल्यू घट रही है तो भी y बढ़ रहा है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, और x घट रहा है तो y घट रहा है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और x घट रहा है, दोनों केस में घट रहा है, y बढ़ रहा है तो भी घट रहा है तो। और इस केस में क्या हो रहा है कि x घट रहा है तो y बढ़ रहा है, और x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। तो ये चारों ग्राफ अगर आपको याद है तो आप आराम से मेमोराइज कर पाओगे। तो ये चीजें थी कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी पार्ट हमने पूरा मैथ 1 का 1 to 4 डिस्कस कर लिया। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करो। हमने जो है सारे एक्टिविटी क्वेश्चन करा रखे हैं, और पीवाईक्यूज भी कई करा रखे हैं, 2-3 पीवाईक्यूज, तो आप उनको एक्सेस करो और खुद से सॉल्व करो, और जहां दिक्कत है एक दूसरे से पूछो या ग्रुप में पूछो, तो हेल्प मिलेगी आपको।
थैंक यू सर सेशन के लिए। कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछो, अदरवाइज क्लोज किया जाए। सर इंग्लिश का भी सेशन आएगा? इंग्लिश का होगा, मैं नहीं लूंगा, और इंग्लिश का एक यशवर्धन है वो करके लेंगे, और आरती अभी नहीं है, आरती पहले पढ़ा रही थी, अब यशवर्धन है वो इंग्लिश का टाई अप करेंगे, तो वो लाइव नहीं होगा तो हम रिकॉर्डेड डाल देंगे अगर लाइव नहीं हुआ। ओके सर, अभी चलेगा। ठीक।